Hello everyone. A very good morning to everyone. I hope you are doing very well. First of all, सभी मुझे confirm करिए, am I properly audible and visible? Am I properly audible and my screen is properly visible to everyone? And request to everyone, सभी chat box में properly active रहिए. Keep active everyone and keep your doubts handy. जो भी session के दौरान आपको आए, उन doubts को हम session के end में last time में 10 मिनट में discuss करेंगे, ठीक है? And एक मेरी एडवाइस है और सजेशन है और रिक्वेस्ट भी मान लीजिए सभी से कि आप अपनी सब नोटबुक्स और पेन के साथ रेडी रहिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊं वो नोट डाउन करते रहिए और उनको अगर कहीं पर आपको कोई बुक है या जो भी है एनसीईआरटी अगर आपने ले रखी है तो उसमें हाईलाइट भी कर लीजिए। ये लास्ट टाइम एग्जाम का ही टाइम होता है मेन, इसमें हमें फोकस करते हुए पढ़ना है एकदम। सेशन के दौरान पूरे टाइम से फोकस रहना है, मेरी सभी बातों पर सभी वर्ड्स पर प्रॉपरली ध्यान देना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा डे 6 नीट 30 डेज के कोर्स का। जो हमारा नीट 30 डेज क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें हम डिस्कस करेंगे आज डे 6, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट हमने डिस्कस किया था ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16, इसकी थ्योरी और इसके क्वेश्चंस। पी ब्लॉक चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम के लिए। तो ग्रुप 15 एंड 16 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, कि पी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं और पी ब्लॉक ही इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, जो लास्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन है, वो पी सब शेल में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पी सब शेल में। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। एस में जाएगा तो एस ब्लॉक, डी में जाएगा तो डी ब्लॉक और एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक। एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया था टेबुलर फॉर्म मॉडर्न पीरियडिक टेबल का, कुछ इस तरीके से। तो आप मुझे बता सकते हैं कि पी ब्लॉक में कितने ग्रुप मैंने आपको बताए थे? इफ ऑल ऑफ यू आर एक्टिव, और अगर आप एक्टिव थे लास्ट क्लास में भी, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितने हमारे पास ग्रुप होते हैं और कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होते हैं? ये हमारा पी ब्लॉक का सेक्शन मैंने आपको बताया था, ये हमारा पी ब्लॉक है और इसके अंदर मैंने आपको बताया वेरी गुड 6 ग्रुप्स आर देयर, 13, 14, 15, 16, 17 and 18, 13 to 18, 13 to 18। वेरी गुड। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने माइक्स को म्यूट रखिए और चैट बॉक्स में ज़्यादा एक्टिव रहिए ताकि सेशन स्मूथली चलता रहे और कोई प्रॉब्लम ना आए। इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, ओके? यस, माइक्स म्यूट रखिए। जो भी आपको डाउट हो आप चैट बॉक्स में पुट करिए, आई विल क्लैरिफाई दैट। सो ग्रुप 13 से 18 हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम कौन सा डिस्कस करेंगे? 13, 14 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 15 और 16। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर डिस्क्लेमर। द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशन आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. Thank you. तो चलिए एक बार एग्जाम एनालिसिस देख लेते हैं कि नीट एग्जाम में ये जो चैप्टर है पी ब्लॉक और जो हमारा ये ग्रुप है 15, 16, उससे किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस, आई होप आई एम प्रॉपरली ऑडिबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम एनालिसिस। तो नीट एग्जाम में ये जो 15, 16, 17, 18, मैं कल वाली एनालिसिस भी आपको दिखा देता हूँ, कंबाइंड एनालिसिस है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे तो हम ये रेलेवेंसी भी देखेंगे कि जो टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं क्या उनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो बिल्कुल आएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 2018 से लेकर 2024 तक अराउंड पूछे गए 10, वेटेज अराउंड 3% और मिनिमम आप ये कह सकते हैं 2 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे ही गए हैं नीट एग्जाम में इस पी ब्लॉक चैप्टर 15, 16, 17, 18 ग्रुप से। 2024 में लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया ग्रुप 16 से आया, ऑक्सीजन फैमिली, ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स और ट्रेंड्स इन ऑक्सीडेशन स्टेट। 2 क्वेश्चन पूछे गए, एवरेज और इजी उनका लेवल था। 2023 में ग्रुप 15 से आया, 17 से आया, 18 से आया।
ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, यूजेस ऑफ हीलियम। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इजी और एवरेज उनका लेवल था। 2022 में ग्रुप 17 एलिमेंट्स और ग्रुप 16-15 से क्वेश्चन आया। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड्स, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 15th ग्रुप। अराउंड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एवरेज लेवल था। 2021 में ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ग्रुप 16 एलिमेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन, एलोट्रोप्स फ्रॉम सल्फर। यहां से क्वेश्चन आया हुआ था। एक क्वेश्चन आया था, इजी था वो भी। 2020 में ग्रुप 15-16, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हेलोजेंस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स। एक क्वेश्चन आया हुआ है और वो भी इजी टू एवरेज था। 2019 में ग्रुप 15-16 से क्वेश्चन आया, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, प्रिपरेशन प्रोसेसेस से 2 क्वेश्चन आए थे, वो भी इजी थे। तो ये कुछ एग्जाम एनालिसिस मैंने लास्ट 5 इयर्स के आपको दिखाई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट बार बार आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो उन्हीं को हम आज रिवाइज करेंगे, पहले थ्योरी सेशन के फॉर्म में, और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे PYQs का डिस्कशन। ठीक है एवरीवन, PYQs के साथ कुछ क्वेश्चंस और भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। किसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं? ग्रुप 15 एंड 16। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंने आपको बताया कहां से कहां तक के एलिमेंट्स हैं, 13 से 18 तक। उनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जनरल वाला होता है, ग्रुप 13, हाँ ग्रुप लिखता हूं, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। इनका कंबाइंड अगर मैं आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊं तो वो होता है NH2NP126। मतलब सभी में NH2 तो आएगा ही आएगा। वेरी गुड, आई कैन सी द चैट बॉक्स। निक्टोजिन की जो स्पेलिंग होती है वो थोड़ा ध्यान देना है, P साइलेंट होता है। निक्टोजिन, ग्रुप 15 को हम निक्टोजिन्स भी बोलते हैं। 13-14 हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। NH2NP1, यहाँ NH2NP2, यहाँ NH2NP3, यहाँ NH2NP4, यहाँ NH2NP5, यहाँ NH2NP6। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। किस चीज का? कि जो हमारे क्या होते हैं, ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताए जाते हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना। पार्टिसिपेट तो वैलेंस शेल को ही करना है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही करना है, तो इसलिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता रहना चाहिए। तो 13-14 हमने कल डिस्कस किया, आज हम 15 डिस्कस करेंगे, जिसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। मेनली हम इन्हें डिस्कस करेंगे। और ग्रुप 16 जिसमें प्रेजेंट है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। आज हम इन एलिमेंट्स को मेनली डिस्कस करेंगे। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को निक्टोजिन्स बोल दिया जाता है, निक्टोजिन्स। और ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को बोल दिया जाता है चाल्कोजिन्स। चैट बॉक्स में आप अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, जो भी आपको पता हो वो बातें आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। जो DPPs हैं और जो PYQs हैं उनकी लिंक आपको यहाँ चैट बॉक्स में शेयर कर दी गई है, आप उसे ओपन कर सकते हैं। कल कुछ स्टूडेंट्स DPPs और PYQs के लिए पूछ रहे थे, तो लिंक्स मैंने यहाँ भी शेयर करवा दी हैं। आप प्लीज उन्हें देख लीजिए और उन्हें अटेम्प्ट करिए, ताकि आप अपने इस चैप्टर के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकें। ओके एवरीवन, तो निक्टोजिन्स और चाल्कोजिन्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 15 प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और उसकी जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। सेम फिर ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की हैं, लाइक दैट ऑफ अदर्स, आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये चारों प्रॉपर्टीज आप सभी को पता है, तो इनसे बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है उनकी प्रॉपर्टीज। द प्रेजेंस ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पी ब्लॉक के अंदर ना सभी एलिमेंट्स हैं 3 टाइप के। कौन कौन से? मेटल्स भी हैं, मेटलोइड्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं। जैसे बिस्मथ मेटल हो गया, राइट। नॉन मेटल जैसे आपका फ्लोरीन, क्लोरीन एटसेट्रा। मेटलोइड में आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट है।
अब ग्रुप 15 एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। जैसे नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन कैसे मिलता है? नाइट्रोजन हमें मिलता है बहुत सी फॉर्म में। जैसे नाइट्रोजन अकर्स एज सोडियम नाइट्रेट NaNO3, जिसका कॉमन नेम आप याद रखिए चिली सॉल्ट पिटर। पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, इंडियन सॉल्ट पिटर। ये कैसे मिलता है? इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। किसमें? इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉस्फोरस जिसका सिंबल होता है कैपिटल P, कहाँ पे मिलता है? मेनली इन द एपेटाइट फैमिली। जैसे CA9PO4 होल 6, CA9PO4 होल 6 डॉट CaX2, जहाँ पे X होता है फ्लोरीन, क्लोरीन या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरा एपेटाइट, जिसका फॉर्मूला होगा CA9PO4 होल 6 डॉट CaF2, फ्लोरा एपेटाइट। विच आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फॉस्फेट रॉक्स? फॉस्फेट के जो रॉक्स होते हैं उनका मेन कंपोनेंट क्या है? फ्लोरा एपेटाइट। इसके अलावा इसके एलिमेंट्स जो आर्सेनिक है जिसका सिंबल होता है AS, एंटीमनी जिसका सिंबल होता है SB, और बिस्मथ जिसका सिंबल होता है BI, आर फाउंड मेनली एज सल्फाइड मिनरल्स। ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ध्यान देना है, ऑल ओर्स आर मिनरल्स। मॉस्कोवियम एक एलिमेंट होता है जो सिंथेटिक होता है, बिस्मथ के बाद आएगा सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एक बार इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर और इनका अर्थ क्रस्ट में कैसे मिलते हैं, नेचर कैसा है, वो सारी चीजें देख लेते हैं एक टेबुलर फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर मैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल से पहले की टेबल की बात करूं तो उसमें 5th A ग्रुप है ये, और मॉडर्न पीरियडिक टेबल में ये 15th ग्रुप दिखाया गया है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल से पहले कौन सी टेबल थी? मेंडलीव पीरियडिक टेबल। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP3। इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन पे भी मैं मार्क कर रहा हूँ। हेंस आप क्या कहेंगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? P में। तो आप क्या कहेंगे? दीज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू P ब्लॉक। S में जाता तो S ब्लॉक, D में जाता तो D ब्लॉक, F में जाता तो F ब्लॉक। ये आप टेबुलर फॉर्म देख सकते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मॉस्कोवियम, उनके एटॉमिक नंबर रेस्पेक्टिवली 7, 15, 33, 51, 83, 115। कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं। सभी का कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू इनर कोर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी रेस्पेक्ट में रखा गया है। कैसे रखा गया है आप देख सकते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए बस, 2s2 2p3 सेकंड पीरियड का है, 3s2 3p3 थर्ड पीरियड का है, 3d10 4s2 4p3 फोर्थ पीरियड में आ गया, 4d10 5s2 5p3। देखो यहाँ D का इंट्रोडक्शन हो गया। आपको पता है स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा S का, उसके बाद P, उसके बाद D और उसके बाद F का होता है। उसके बाद 4f14 5d10 6s2 6p3। जब आप यहाँ से एंटीमनी से बिस्मथ की तरफ गए हो तो यहाँ F का इंट्रोडक्शन हो गया, यहाँ D का इंट्रोडक्शन था। और लास्ट में मॉस्कोवियम का आ जाता है 115 एटॉमिक नंबर के साथ। आपको पता है इसका एक तरीके से और आईपैक नेम लिखा जाता है कैसे? इसके लिए क्या लगाते हैं हम? अन। और 1 के लिए फिर से क्या लगाते हैं? अन। और पेंट 5 के लिए पेंट, तो अनपेंटियम। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो 5f14 6d10 7s2 7p3, ये 7th पीरियड में आ गया। आई होप सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लियर होंगे। सभी के लास्ट सेल में S2p3 है, मतलब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया NS2 NP3। नेक्स्ट अब इनके ट्रेंड्स देख लेते हैं, एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई। यहाँ पर क्या होता है? इंक्रीज। देखो जब भी आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो साइज इंक्रीज करता है, मतलब कोवलेंट रेडियस इंक्रीज करेगी जब आप नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस जाएंगे, और वो कंसीडरेबल इंक्रीज होता है। जबकि आप आर्सेनिक टू बिस्मथ जाते हैं तो बहुत कम इंक्रीज होता है। उसका रीजन क्या है? वही रीजन है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से आर्सेनिक, आर्सेनिक से बिस्मथ। जब आप नाइट्रोजन से फॉस्फोरस जाते हो तो कम इंक्रीज होता है, कंसीडरेबल इंक्रीज होता है, ज्यादा इंक्रीज होता है। पर जब आप आर्सेनिक से बिस्मथ जाते हो तो क्योंकि आर्सेनिक से बिस्मथ जाते टाइम डी ब्लॉक इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो जो हमारे इंटरवेनिंग हो जाएगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, या मैं कहूँ डी इलेक्ट्रॉन्स की, डी सब शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, जिस वजह से जो इंक्रीज तो होगी रेडियस बट वो बहुत कम होगी। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी एंड F ऑर्बिटल्स इन हेवियर एलिमेंट्स। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड D या फिर D और F दोनों ऑर्बिटल्स इन हेवियर मेंबर्स।
उसके बाद आ जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसा कि आप जानते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये वर्ड ध्यान रखना है। तो ये क्या करती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज तो बढ़ ही रहा है, डेफिनेटली बढ़ रहा है। टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ रहा है, साइज इंक्रीज होगा, तो जो न्यूक्लियस है उसका होल्ड लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर वीक हो जाएगा, एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो जितना ज्यादा साइज होगा उतनी इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो, साइज इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज कर रहा है आपको एनर्जी कम प्रोवाइड करनी पड़ रही है, मतलब आयनाइजेशन के लिए जो आप एनर्जी दे रहे हो वो उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाने पर, नाइट्रोजन टू बिस्मथ जाने पर डिक्रीज कर रही है। क्लियर? क्योंकि अब कहीं पर कुछ एक्सेप्शंस अगर आते हैं वो आप देख लीजिए। बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, एक तो सभी में क्या प्रेजेंट है, NH2 NP3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। NP3 की अगर ऑर्बिटल फॉर्म बनाएं तो कुछ NP ऐसे दिखेगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, तो ये हाफ फिल्ड हो गया। इसमें ऑटोमेटिकली एक स्टेबिलिटी आ चुकी है, ऑटोमेटिकली क्या आ चुकी है, एक स्टेबिलिटी। हाफ फिल्ड है एंड स्मॉलर साइज होगा नाइट्रोजन का। द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट इज मच, नाइट्रोजन का अपने ग्रुप में सबसे स्मॉलर साइज है। दूसरी बात सुनिए, सभी एलिमेंट्स का हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, P3 आप देख सकते हैं, स्मॉलर साइज है बाकी जो ग्रुप 14 है उनसे। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी ग्रुप 14 के एलिमेंट से। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स कौन से, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन एलिमेंट्स के कंपैरिजन में इन एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर तीन चीजें हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, जिस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो ग्रुप 15 के कंपैरिजन में, ग्रुप 14 के कंपैरिजन में ग्रुप 15 की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो मच ग्रेटर होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो वही मैं आपको बता रहा था, साइज कम होगा लेफ्ट टू राइट जाने पर, ये तो जनरल ट्रेंड है, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या करती है, बताइए क्विकली। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इसका मतलब जेड इफेक्टिव भी क्या, जेड इफेक्टिव भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज बढ़ जाता है, क्योंकि साइज बढ़ जाता है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज एटॉमिक साइज। अब हम डाउन द ग्रुप की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप को पढ़ रहे हैं, ध्यान देना। फिर भी मैं आपको पीरियड वाइज भी ट्रेंड बता रहा हूँ। 15th ग्रुप जो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, तो ये सिंपल ट्रेंड है, टॉप टू बॉटम चलिए। आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, बिकॉज साइज इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब समझते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या देखते हैं मेनली, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, मास कैसे इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कैसे, वो सारी बातें हम देखते हैं। मेटेलिक करेक्टर, जो मेटेलिक करेक्टर है वो आपको पता है, मेटेलिक करेक्टर मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जो एक्सट्रीमली लेफ्ट पर प्रेजेंट होते हैं उनकी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एक्सट्रीमली राइट में जो प्रेजेंट है पीरियडिक टेबल के अंदर। अब ये कैसे समझे हम, जब आप पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो लेफ्ट में प्रेजेंट होते हैं, एक्सट्रीमली लेफ्ट से अगर बात करूँ तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, बट अगर राइट में जो प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो होगा क्या पीरियडिक टेबल के अंदर, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा। अगर ये दो चीजें इंक्रीज कर रही हैं तो इसका मतलब जो एटॉमिक साइज है, एटम का जो साइज है या रेडियाई में बोलूं, वो डिक्रीज करेगा।
अगर ऐसा हो रहा था एटम छोटा हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो उनके मेटेलिक करेक्टर है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है, क्योंकि साइज कम हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर होल्ड बढ़ रहा है, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर रही है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर रही है तो मेटेलिक करेक्टर डेफिनेटली क्या करेगा, मेटेलिक करेक्टर डेफिनेटली डिक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी, मतलब नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा, इंक्रीज। बट वहीं पर अगर मैं, ये सब अलग अलग पॉइंट्स हैं, वहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी, टॉप टू बॉटम, ये तो पीरियड वाइज हो गया चेंज। अगर मैं टॉप टू बॉटम बात करूं तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, ध्यान से समझिए। टॉप टू बॉटम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, टॉप टू बॉटम जाने पर आप देखते हैं साइज इंक्रीज हो जाता है, साइज इंक्रीज। तो साइज इंक्रीज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी हमने देखा क्या हो रही है, डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी फिर, अगर साइज बढ़ रहा है तो कम मतलब इलेक्ट्रॉन का जो होल्ड है, न्यूक्लियस का जो होल्ड है इलेक्ट्रॉन्स पर, इलेक्ट्रॉन का होल्ड नहीं, इलेक्ट्रॉन पर होल्ड, न्यूक्लियस का जो होल्ड है लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर जिनको हम रिमूव करना चाह रहे हैं वो कम हो गया, अगर साइज बढ़ने के साथ साथ। अगर वो होल्ड कम हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उस इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी घटती है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। उसके अलावा जो मेटेलिक करेक्टर है, उसके अलावा अगर जो मेटेलिक करेक्टर है वो क्या करेगा बताइए, अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, नीचे की तरफ जाने पर साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होगा, तो इसका मतलब मेटेलिक का मतलब क्या है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज की टेंडेंसी ज्यादा हो, तो मेटेलिक करेक्टर क्या करेगा, डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। वेरी गुड आंसर्स इन द चैट बॉक्स। मैं जो सेशन को लेते टाइम, जो थ्योरी को समझाते टाइम, कॉन्सेप्ट्स को समझाते टाइम आपसे छोटे छोटे स्मॉल क्वेश्चंस कर रहा हूँ, उनकी काफी इंपॉर्टेंस होगी, तो आप सभी ना एक्टिव रहते हुए चैट बॉक्स में रिप्लाई करते रहिए, ताकि मुझे आपकी एक्टिवनेस का भी पता लग जाए और मुझे ये भी पता लगता रहे कि हाँ, सभी स्टूडेंट्स फोकस होके पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। अच्छा, अगर नॉन मेटेलिक करेक्टर की बात करूँ तो उसके साथ क्या होगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी तो इंक्रीज हो रही है, बट अगर नॉन मेटेलिक करेक्टर की बात करूं तो वो डिक्रीज होगा, वो क्या होगा, डिक्रीज। तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस जनरली क्या है, नॉन मेटल्स हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी, ये तो हमारे हो गए नॉन मेटल्स, नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। आर्सेनिक और एंटीमनी ये क्या हो गए आपके, बताइए, मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स या सेमी मेटल्स बोल देते हैं इन्हें, हम क्या बोल देते हैं, सेमी मेटल्स, मेटलॉइड्स। और जो बिस्मथ है, ये मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में ही आपको, मेटल, बिस्मथ क्या है आपका, मेटल। इतना ज्यादा इसके अंदर मेटेलिक करेक्टर है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी तो कम हुई और साइज बढ़ गया। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए दी जाने वाली एनर्जी आइसोलेटेड गैसियस एटम में, उसकी वैल्यू कम हो गई और साइज इंक्रीज हो ही रहा है टॉप टू बॉटम जाने पर ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल। तो आई होप ये जो प्रॉपर्टी वो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मैं क्या कहना चाहूंगा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का तो क्या है, जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता है, तो आप क्या कहेंगे, जनरल इंक्रीज, इंक्रीज होगा जब आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे इन द ग्रुप, क्या, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का एक ऑर्डर है वो याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट, नाइट्रोजन से गए फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से गए आर्सेनिक, तो यहां तक तो होगा इंक्रीज, एंड देन डिक्रीज अप टू बिस्मथ। आर्सेनिक से गए एंटीमनी और एंटीमनी से गए बिस्मथ, तो यहां पर क्या होने लगेगा, डिक्रीज। तो आप ऐसे समझिए, यहां पर होने लगा डिक्रीज, कुछ ऐसा ट्रेंड आता है। नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक होगा इंक्रीज और फिर डिक्रीज स्टार्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट नाइट्रोजन, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी, वो एलोट्रोपी शो करेंगे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के। नाइट्रोजन एलोट्रोपी शो नहीं करेगा, नाइट्रोजन क्या नहीं शो करेगा, एलोट्रोपी, ठीक है।
एलोट्रोपी जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन थे, उसी तरीके से फॉस्फोरस जैसे रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस ऐसे शो होता है। नाइट्रोजन ऐसी एलोट्रोपी शो नहीं करता है। अगर हम अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट और उनके ट्रेंड्स देखते हैं, ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स, ये आप सभी कॉमनली बता सकते हैं। क्या शो करेंगे? -3 +3 एंड +5। क्यों? ग्रुप 15 अगर एलिमेंट की हम बात करें तो ग्रुप 15 मतलब नाइट्रोजन फैमिली, जिनको हम क्या बोलते हैं? निक्टोजेंस। इन वर्ड को मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता हो, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को और क्या कहते हैं, और ऑप्शन दे सकता है निक्टोजेंस, हेलोजेंस, चाल्कोजेंस या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो आप इजीली बताएंगे क्या कहेंगे उन्हें हम? निक्टोजेंस। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हमारे मार्क्स बनते हैं, ये स्कोरिंग बातें होती हैं, ठीक है, इनको ध्यान देना है। इनमें टाइम कम लगता है, टाइम सेविंग है और मार्क्स आ जाते हैं सीधे, ठीक है। इनमें गलत होने के चांस भी नहीं, कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं जो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी या कुछ और होगा, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है कि भाई हमें बहुत समझना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है, सीधा पता है या तो निक्टोजेंस होगा या नहीं होगा, इतना ही तो है। अच्छा, ग्रुप 15 की अगर बात करें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मथ। सिंबल्स के साथ लिख लेते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मथ। अच्छा, कुछ ना मतलब बहुत सारी पंच लाइन्स इनके लिए बने हुए हैं, निमोनिक्स बने हुए हैं कि कैसे याद रखें इनको। तो आप याद रखने की टेक्निक्स भी बना सकते हैं, अपनी भी बना सकते हैं जिनसे आपको याद हो जाए। बाकी आपको बहुत सारी चीजें कहीं से भी मिल सकती हैं, बट कुछ टेक्निक्स मैंने भी जैसे सुनी हुई हैं, तो वो क्या बनती हैं कुछ इस तरीके से। जैसे एन आप याद रखेंगे इसके नया, नया, पुराना, आज, ऐसे भी आप इनको याद रख सकते हैं। सब बिकेगा। ये छोटी-छोटी टेक्निक्स हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। नया, पुराना, आज सब बिकेगा। नया से नाइट्रोजन आ गया, पुराना से फास्फोरस आ गया, भाई नया का N, पुराना का P, आज का AS हो गया और SB सब हो गया, ये हो गया सब, और बिकेगा का BI हो गया। ऐसे आप इन्हें याद रखिए। नया, पुराना, आज सब बिकेगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3। अब इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो होगा क्या, फास्फोरस के बाद डी और एफ का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। भाई फास्फोरस से आर्सेनिक मूव करोगे तो डी का, और फिर आगे मूव करोगे तो एफ का भी इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब डी और एफ का होता है पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। डी और एफ का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, वो कहता है पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट भी मैंने एक वर्ड बताया था। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब है इनर्ट पेयर, एक पेयर इनर्ट हो गया। इनर्ट मतलब नॉट रिएक्टिव हो गया। कौन सा पेयर होता है वो? इनर्ट पेयर कौन सा होता है? इनर्ट पेयर हो जाता है आपका NS2। ये तो सभी में है ना, पूरे पी ब्लॉक में है NS2 NP126। तो NS2 सभी में आएगा, चाहे ग्रुप 13 पढ़ रहे हो, 14 पढ़ रहे हो, 15 पढ़ रहे हो, 16 पढ़ रहे हो, 17 या 18, वो सभी में आएगा। तो NS2 NP126, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं NS2 NP3। तो जो NS2 है ना, वो जब आप टॉप टू बॉटम मूव करने लगते हो तो NS2 पर इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस है, उन इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ जाता है। बढ़ जाता है मतलब उनको और अच्छे से होल्ड करने लगता है। अब वो जो ऊपर वाले एलिमेंट्स के लिए, लाइटर एलिमेंट्स के लिए जब वो बॉन्डिंग के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो अगर उन पर होल्ड बढ़ गया नीचे जाते जाते, उन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो शिकंजा है वो कस गया, तो क्या होगा, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं मजबूरी में। तो इसी को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कह देते हैं। मतलब रिलक्टेंस ऑफ, मैं क्या कहूंगा, रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द बॉन्ड फॉर्मेशन। रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द बॉन्ड फॉर्मेशन, उसे ही मैं क्या कहूंगा, उसे मैं कहूंगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। रिलक्टेंस, ठीक है, रिलक्टेंस। अब समझिए, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया। अब NH2NP3 कॉन्फ़िगरेशन के साथ आप क्या उम्मीद कर रहे हो? अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो हो सकता है ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन लूज करते, हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन लूज करें, या हो सकता है इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो 3 गेन कर ले। अब गेन वो ही करेगा जो उनको स्टेबलाइज कर पाए, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, वो ही इनको क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। तो ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरल दिखाएगा। जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो क्या है, -3 +3 एंड +5 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट।
अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, वो मैंने सभी के बारे में डिस्कस करनी है चीजें। तो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक, कौन कौन से? बोरोन सेकंड पीरियड का है। उसके बाद कौन है बताइए? कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और लास्ट में आ जाता है नियोन। ये ग्रुप 13 का है, ये ग्रुप 14 का, ये 15 का, ये 16 का, ये 17 का और ये 18 का। आज हम ये दोनों डिस्कस करेंगे। तो आज हम नाइट्रोजन को देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन या एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन या यूनिक बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन क्यों है अपने पर्टिकुलर नाइट्रोजन की। अगर बात करें नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नया पुराना आज सब बिकेगा। ये 2s2 2p3, ये 3s2 3p3, ये 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3। समझ रहे हो मेरी बातों को? इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से समझते रहिए। तो इंपॉर्टेंट बात अब ये भी आ जाती है यहाँ पे कि जो हमारा ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, हुआ क्या? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2s2 2p3। इसका मतलब ये हुआ सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में डी तो नहीं होगा। तो डी ऑर्बिटल, डी सबशेल की कमी है। डी की अगर कमी है तो इसका मतलब ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकते, ये बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये आपको क्या नहीं बना सकते? ये नहीं बना सकते क्या? पी पाई डी पाई टाइप की बॉन्डिंग। ये पी पाई डी पाई टाइप की बॉन्डिंग नहीं बना सकते अगर दोनों ही सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। ये कौन सी बॉन्डिंग अच्छे से बनाएंगे? पी पाई पी पाई। कौन सी बॉन्डिंग अच्छे से बनाएंगे? पी पाई पी पाई। वेरी गुड। नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, हाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। अब एनोमलस बिहेवियर क्यों शो करता है? ये अपने रेस्ट मेंबर्स, नाइट्रोजन डिफर करता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। उसका कारण क्या है? एक तो इसका छोटा साइज है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज करता है और सबसे ऊपर यही बैठा हुआ, मतलब हेड ऑफ द ग्रुप यही है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जब आप नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से आर्सेनिक, आर्सेनिक से एंटीमनी, एंटीमनी से बिस्मथ की तरफ मूव करते हो तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है और जो अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स की वो हो ही जाती है नीचे जाते जाते। बट नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल की एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ये ध्यान रखना, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है तो इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स कोवेलेंसी, इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स कोवेलेंसी। वैसे इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 5 ही प्रेजेंट है लास्ट शेल में भी, जैसे सबके पास है NH2 NP3। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या NCl5 पॉसिबल है? नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी किसकी? टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड, किसके साथ? सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ, जिनके पास भी डी भी एब्सेंट है। यहाँ भी कोई डी नहीं है और यहाँ पर भी कोई डी नहीं है, डी ऑर्बिटल। तो ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है विद इटसेल्फ, अपने साथ। जैसे एन ट्रिपल बॉन्ड, एन आप देखते हो N2 मॉलिक्यूल काफी इनर्ट है, ट्रिपल बॉन्ड बनने के बाद इनर्ट हो जाता है ये, और नॉट रिएक्टिव भी है और साथ में स्टेबल भी है। और विद अदर एलिमेंट जिनका स्मॉल साइज है एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन इसके आसपास ही है। ऑक्सीजन 16 ग्रुप का हो गया और कार्बन 14th ग्रुप का हो गया। हैवियर जो एलिमेंट है ऑफ दिस ग्रुप वो क्या नहीं बना सकते? पी पाई बॉन्ड्स नहीं बना सकते। उसका कारण ये है एज देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर सो लार्ज, वो पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। एटॉमिक ऑर्बिटल्स बढ़ गए क्योंकि साइज बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज हो रहा है, तो पी पाई बॉन्ड तो नहीं बनाएंगे। एंड डिफ्यूजन इंक्रीज हो रहा है, एंड डिफ्यूज दैट दे कैन नॉट हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग, इतना ज्यादा डिफ्यूज है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है इज वेरी हाई। एन और एन की ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना, आप देखेंगे द बॉन्ड एंथैल्पी इज वेरी हाई। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप फॉस्फोरस की बात करें, आर्सेनिक की बात करें एंड एंटीमनी की बात करें, दे फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स जैसे PP, ESAS और SbSp। तो सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी। बिस्मथ जो मैंने अब आपको बताया मेटल है, तो बिस्मथ फॉर्म्स मेटेलिक बॉन्ड्स इन द एलिमेंटल स्टेट। इसके अंदर कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं? मेटेलिक टाइप के बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड लिख देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो इस बात पर आपको ध्यान देना है। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड, ये दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन कौन से बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन कौन से बॉन्ड नहीं बना सकता, और इसकी बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है।
तो नाइट्रोजन डी पाई पी पाई अगर किसी ऐसे एलिमेंट के साथ भी करते हैं, कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड एज द हैवियर एलिमेंट। जो हैवियर एलिमेंट्स है वो डी पाई पी पाई बना लेते हैं, पर नाइट्रोजन नहीं बना सकता क्योंकि डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, और अगर दूसरे में भी डी एब्सेंट है तो ये डी पाई पी पाई नहीं बना पाएगा। फिर आ जाता है रिएक्टिविटी इनकी हाइड्रोजन के टुवर्ड्स। आपने NH3 देखा है, PH3 सुना है, उसके बाद कौन आता है ASH3 आर्सीन, उसके बाद कौन आता है SbH3 स्टिबीन, उसके बाद कौन आता है BiH3 बिस्मुथीन, मतलब अमोनिया NH3, फिर फॉस्फीन, आर्सीन, स्टिबीन और बिस्मुथीन। मैं इनके नेम आपको दिखाता हूँ। जितने भी एलिमेंट्स है ग्रुप 15 के, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और जो रेडियो एक्टिव है उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दे फॉर्म हाइड्राइड्स किस टाइप के, EH3 टाइप के, E4 एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15। NH3 जो है अमोनिया, अच्छा सभी पर एक लॉन पेयर प्रेजेंट है, आप समझ सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो 3 तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करके 2 रह गए। एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सॉलिड एज वेल एज इन लिक्विड स्टेट, चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये सॉलिड हो या लिक्विड स्टेट हो, दोनों में शो करता है, ये चीज ध्यान रखना। NH3, अच्छा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो 3 ही एलिमेंट बनाते हैं, कौन कौन से, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कौन कौन से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो है हमारे फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ऑक्सीजन और देन नाइट्रोजन। Because of this, it has higher melting and boiling point than that of PH3। अब क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, वैसे होना क्या चाहिए था, जब आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए। बट नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट NH3 की हाइड्राइड की फॉर्म में NH3 का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट PH3 से ज्यादा है। उसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट है आपकी कौन सी बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, नोट डाउन करने वाला पॉइंट है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा अमोनिया होता है, PH3 को फॉस्फीन बोलते हैं, ASH3 को आर्सीन, SbH3 को स्टिबीन और BiH3 को हम बोलते हैं बिस्मुथीन। थर्मल स्टेबिलिटी की अगर बात करूं तो आप यहाँ पर समझ ही सकते हैं, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाएगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, तो डेफिनेटली उसको हीट से ब्रेक करना इजी हो जाएगा जितना लेंथी बॉन्ड होगा। तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर जो ये हाइड्राइड्स हैं इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, थर्मल स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी है NH3 अमोनिया की जो सबसे टॉप पर है, और सबसे कम है बिस्मुथीन जो BiH3 है। तो आप ऑर्डर नोट कर लीजिए, NH3 देन PH3 देन ASH3 देन SbH3 देन BiH3। बेसिक करेक्टर की अगर बात करूं तो जो लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर्स वो इजीली अवेलेबल होंगे जैसे जैसे अब आपका डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाने पर डिफ्यूज हो जाते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है, डिफ्यूज हो जाते हैं तो ज्यादा स्पेस में प्रेजेंट है नाइट्रोजन का ऑर्बिटल, बाकी सभी एलिमेंट्स का ऑर्बिटल्स, ऐसे समझ सकते हैं। तो जो बेसिक करेक्टर है वो इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। तो ये ऑर्डर हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर। अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक, देन फॉस्फीन, देन आर्सीन, देन SbH3, देन BiH3। रिड्यूसिंग नेचर की अगर बात करूं तो सबसे इजीली कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, BiH बॉन्ड, क्योंकि सबसे लेंथी बॉन्ड है, ड्यू टू लेंथी बॉन्ड, ड्यू टू लेंथी बॉन्ड। अगर ये लेंथी बॉन्ड है तो जल्दी ब्रेक हो जाएगा, जल्दी ब्रेक हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन जल्दी अवेलेबल करा देगा, जल्दी हाइड्रोजन अवेलेबल करा देगा तो कोई दूसरा जो स्पीसीज है इसके साथ वो जल्दी हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा, और गेन ऑफ हाइड्रोजन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसका मतलब होता है रिडक्शन। तो ये दूसरे का रिडक्शन इजीली कर देगा कौन, BiH3। तो आप कहेंगे BiH3 का जो रिड्यूसिंग नेचर है वो इनमें सबसे ज्यादा है, और NH3 का जो रिड्यूसिंग नेचर है वो इनमें सबसे कम है। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम जाने पर रिड्यूसिंग नेचर क्या कर रहा है, टॉप टू बॉटम जाने पर रिड्यूसिंग नेचर कर रहा है इंक्रीज। नेक्स्ट आ जाता है बॉन्ड एंगल। जो बॉन्ड एंगल है आप यहाँ पर देखेंगे N, इसकी जो शेप है वो ट्राइगोनल पिरामिडल टाइप की होती है, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही होती है, ज्योमेट्री कैसी होती है टेट्राहेड्रल, बट शेप जो होती है वो कैसी होती है ट्राइगोनल पिरामिडल टाइप की। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक लॉन पेयर प्रेजेंट है। अब ये जो लॉन पेयर है
यहाँ पर जो रिपल्शंस होंगे, ये लोन पेयर इस बॉन्ड को रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होता है, अराउंड 107.8 डिग्री, 107.8 डिग्री। इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो बॉन्ड पेयर जो इनके बीच में है, यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा किसकी तरफ शिफ्ट रहेंगे, शिफ्टेड टुवर्ड्स द नाइट्रोजन। जिस वजह से क्या होगा, आप ऐसे समझिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाइट्रोजन के ज्यादा क्लोज रहेंगे। अगर वो नाइट्रोजन के ज्यादा क्लोज रहेंगे तो यहाँ पर रिपल्शन बढ़ जाएगा। रिपल्शन बढ़ने की वजह से जो एंगल हो गया वो हो गया 107.8 डिग्री। आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा कम है, जो कि 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है अराउंड, ठीक है, उससे थोड़ा कम है। वो रीजन क्या है, लॉन पेयर आ गया ऊपर, उस वजह से। अब PS3 के केस में बॉन्ड एंगल कम हो गया। H, ये जो E है इसको हम E मान के चल रहे हैं, एलिमेंट वो हो सकता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब PS3 के केस में जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा कम हो गया। ASS3 के केस में बॉन्ड एंगल और कम हो गया, और SBS3 के केस में अप्रोक्स वो जो बॉन्ड एंगल है वो कुछ इतना चला गया, कितना, 91 के करीब, 91 ऐसे कुछ ये हो गया, 91 के करीब। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है जो बॉन्ड एंगल कम हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। जब आप टॉप टू बॉटम करते हो, मूव करते हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कम शिफ्ट होंगे इसकी तरफ। कम शिफ्ट होंगे तो इनके बीच का गैप बढ़ जाएगा। गैप बढ़ जाएगा तो ये रिपेल नहीं करेंगे एक दूसरे को बहुत ज्यादा। रिपेल नहीं करेंगे तो एंगल क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि ऊपर से तो रिपल्शन लग ही रहा है ना, ऊपर से रिपल्शन लग रहा है। कौन सा रिपल्शन, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो अमोनिया के केस में ये जो रिपल्शन है ये ज्यादा होता है, और SBS3 के केस में ये वाला रिपल्शन कम होता है, क्योंकि ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो बहुत दूर चले गए हैं। ये जो शेयर्ड पेयर है, ये SB जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक सबसे कम है, तो SB के केस में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बॉन्ड पेयर के बीच में कम है। कम है तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, बॉन्ड एंगल आप देख सकते हैं क्या हुआ, 91.3 हो गया, 91.3। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हम HEH बॉन्ड देख रहे हैं, कौन सा बॉन्ड एंगल, HEH। तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे आप कहाँ मूव कर रहे हो, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा था तो उसने बॉन्ड्स को बहुत दूर कर दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम है तो बॉन्ड्स बहुत ज्यादा दूर नहीं हो पाए, और ये एंगल उतना कम नहीं, उतना ज्यादा नहीं होगा। तो ये एंगल कितना रहेगा, 91.3, 91.3। आई होप आप समझ गए होंगे ये सारी कहानी। तो जो बॉन्ड एंगल है वो टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज कर रहा है। अमोनिया से PS3, PS3 से ASS3, ASS3 से SBS3 जिसको हम बोलेंगे स्टिबीन। तो 107.8 अमोनिया के लिए, PS3 के लिए 93.6, नोट डाउन कर लीजिए, और ASS3 के लिए 91.8, और SBS3 के लिए आपको हो जाता है 91.3। उसके बाद आता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का केस क्या है, डायपोल मोमेंट मतलब किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी ज्यादा पोलरिटी होगी उतनी ज्यादा डायपोल मोमेंट होगी। और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, N, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, SB। तो डेफिनेटली डायपोल मोमेंट डिक्रीज करेगी जब आप मूव करेंगे टॉप टू बॉटम, क्योंकि जो बॉन्ड डायपोल आप देख सकते हैं N और H, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, और कम कौन है, हाइड्रोजन। फिर उसी तरीके से PH बॉन्ड देखेंगे, ASH बॉन्ड देखेंगे, और SBH बॉन्ड देखेंगे। तो जो रिजल्टेंट सबसे ज्यादा आएगा वो किसका आएगा, NH3 का। तो डायपोल मोमेंट जो सबसे ज्यादा है वो किसकी होगी, डायपोल मोमेंट जो सबसे ज्यादा होगी। अगर मैं डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बनाऊं तो इस बॉन्ड डायपोल की डायरेक्शन इधर, इसकी इधर, इसकी इधर, और जो लोन पेयर है उनकी भी ऊपर, तो रिजल्टेंट आएगा वो ऊपर की तरफ ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा NH3, उससे कम फॉस्फीन, उससे कम आर्सीन, और सबसे कम स्टिबीन। ये सारे जो ऑर्डर्स हैं, जो ट्रेंड्स हैं मैंने आपको दिखाई हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, O2 की तरफ। क्या रिएक्टिविटी है इनकी, ये दो तरह के कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, दो तरह के लाइक ऑक्साइड्स बना लेते हैं। E2O3, जैसे अगर बात करूं तो N2O3, N2 के साथ तो और भी पॉसिबल है, और N2O5, जैसे P2O5,
फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। फॉस्फोरस जो पेंटॉक्साइड है अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, एसिडिक एनहाइड्राइड बनाने के लिए हम इसे यूज करते हैं। P2O5 इनका एसिडिक करेक्टर डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। ये दो तरह के जनरली ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, E2O3 टाइप का और E2O5। ई कुछ भी नहीं है, ई है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ध्यान रखना जो इनका एसिडिक करेक्टर है वो टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज करता है। E2O3 हो या E2O5 हो, इनका एसिडिक करेक्टर टॉप टू बॉटम जाने पर एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेस, मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर। तो आप क्या कहेंगे, जैसे N2O3 हो गया या P2O3 हो गया, ये तो एसिडिक होते हैं। AS2O3, Sb2O3 ये एम्फोटेरिक हो गए और Bi2O3 बेसिक हो गया। तो एसिडिक करेक्टर टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रहा है और बेसिक करेक्टर एक तरीके से इंक्रीज कर रहा है। मेटल्स तो बेसिक होते हैं, तो मेटल ऑक्साइड हो गया ये Bi2O3, क्योंकि बिस्मथ तो एक मेटल है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्या? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस। हेलोजेंस कौन से होते हैं? हेलोजेंस होते हैं आपके होते हैं एक्स से उन्हें डिनोट करते हैं, और क्या हो सकते हैं वो? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो ये एलिमेंट्स जो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जनरली EX3, E4 एलिमेंट वो इनमें से हो सकता है, और EX5 टाइप के कॉम्प्लेक्स या मैं कहूँ EX5 टाइप का हलाइड्स बनाते हैं। ट्राई हलाइड्स जैसे EX3 आप बात करें, ऑल द ट्राई हलाइड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल। जो भी ट्राई हलाइड्स हैं, NF3 एक ऐसा ट्राई हलाइड है जो स्टेबल है, क्योंकि NCl3 स्टेबल नहीं है। एक छोटे नाइट्रोजन के लिए, छोटा सा नाइट्रोजन है और उसके लिए 3 Cl को हैंडल करना पॉसिबल नहीं है। बाकी PCl3 भी स्टेबल है, SbCl3 भी स्टेबल है, ये सब स्टेबल है। तो छोटा सा नाइट्रोजन और बड़े बड़े ग्रुप्स अगर उसके साथ लगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो होगा क्या? NBr3 स्टेबल नहीं होगा। कारण इतना बड़ा साइज का ब्रोमीन, छोटा सा नाइट्रोजन और बड़े बड़े साइज के ब्रोमीन इसके चारों तरफ जुड़ गए, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी। जिस वजह से क्या होगा? जिस वजह से वो स्टेरिकली क्राउडेड हो गया और वो स्टेबल नहीं होगा। तो NF3 अकेला ऐसा है, क्योंकि फ्लोरीन छोटा है, ये अकेला ऐसा ट्राई हलाइड है नाइट्रोजन का जो स्टेबल है। मैं रिपीट कर देता हूँ इस लाइन को, जितने भी ट्राई हैलाइड्स हैं नाइट्रोजन के अलावा वो सब स्टेबल है। नाइट्रोजन का कौन सा ट्राई हैलाइड स्टेबल है? वो है हमारा NF3। इंपॉर्टेंट है, ये बात भी नोट कर लो। नेक्स्ट आता है ट्राई हैलाइड्स जो होते हैं प्रीडोमिनेटली तो कोवलेंट होते हैं नेचर में, बट जो BiF3 है बिस्मथ का ट्राई हैलाइड, क्योंकि बिस्मथ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ बॉटम में है और फ्लोरीन सबसे टॉप में है। समझिए ध्यान से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और ये मेटल भी है। फ्लोरीन यहाँ बैठा हुआ है, लार्ज गैप हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में लार्ज गैप हो गया। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू और साइज में लार्ज गैप हो गया तो क्या होगा? आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आयोनिक है जनरली। बाकी जो हमारे ट्राई हैलाइड्स हैं वो क्या है? तो अगर BiF3 बनेगा तो वो आयोनिक होगा, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। बाकी जो ट्राई हैलाइड्स हैं वो क्या है? कोवलेंट है। वो प्रीडोमिनेटली क्या है? कोवलेंट है नेचर में। अभी दो टाइप के हैलाइड बना रहे हैं, एक बना रहा है EX3 और एक बन रहा है EX5। EX5 मतलब पेंटा हैलाइड्स। अगर हम पेंटा हैलाइड्स की बात करें तो जितने भी एलिमेंट्स है ग्रुप 15 के एक्सेप्ट नाइट्रोजन, वो क्या बनाते हैं? पेंटा हैलाइड्स बनाते हैं। नाइट्रोजन के अलावा नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बना सकता। NCl5 नॉट पॉसिबल, NF5 नॉट पॉसिबल, बिकॉज नाइट्रोजन डज नॉट हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अगर डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो ये अपनी कोवैलेंसी को 4 से बियॉन्ड एक्सपेंड नहीं कर सकता। एलिमेंट्स जो होंगे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा पोलराइज होंगे देन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड्स इज मोर इन पेंटा हैलाइड्स। जो EX टाइप के हैलाइड्स होंगे वो ज्यादा पोलराइज होंगे EX3 से, क्योंकि यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर ज्यादा पोलराइज है तो कोवलेंट कैरेक्टर, मोर कोवलेंट कैरेक्टर, यहाँ पर मोर कोवलेंट, और ये क्या होंगे? लेस कोवलेंट। EX3 के कंपैरिजन में EX5 वाले
ज्यादा कोवलेंट होते हैं। तो कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड्स इन इज मोर इन पेंटा हलाइड्स EX5 टाइप में, चाहे वो कोई सा भी हो। और आपको पता है नाइट्रोजन के तो पेंटा हलाइड्स पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स, जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और बाइनरी टाइप के कंपाउंड्स बना लेते हैं जिसमें एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है, मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है पॉजिटिव, तो ये वहां पर एग्जिबिट करते हैं नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि होती है हमारी -3 ऑक्सीडेशन। जैसे आप देख सकते हैं कैल्शियम नाइट्राइड Ca3N2, Ca3N2, यहाँ पर Ca पर होता है 2 पॉजिटिव चार्ज और N पर है 3 नेगेटिव चार्ज। जब यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स बन के आता है वो होता है Ca3N2, ये हो गया कैल्शियम नाइट्राइड। उसके अलावा आप ले सकते हो Mg3N2, Mg3N2 का एग्जांपल वो भी हो सकता है मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये भी एग्जांपल आप ले सकते हो। तो ये कुछ रिएक्टिविटी हमने देखी किसके लिए, ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, बाइनरी टाइप के कंपाउंड्स, और इस टाइप की -3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने कवर कर ली। अब हम आज मूव करेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स की तरफ और फिर हम मूव करेंगे हमारे नीट के PYQs की तरफ। ग्रुप 16 में आपको पता है कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और आपका कौन सा लिवरमोरियम कॉन्स्टिट्यूट, ये LV का सिंबल होता है, कॉन्स्टिट्यूट ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये आपका रेडियो एक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा। मैं वैसे इनका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करूंगा सभी का। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वैसे NH2 NP4। इसमें भी वही कहानी आएगी इनर्ट पेयर इफेक्ट की, D एंड F लाइक जो ऑर्बिटल्स हैं, सब शेल्स हैं, उनकी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट आएगा। और इनको हम समटाइम्स बोल देते हैं एज ए ग्रुप ऑफ चाल्कोजेंस बिकॉज ये ओवर फॉर्मिंग कंपाउंड्स होते हैं। कैसे हैं, ओवर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ध्यान रखने का। ऑक्सीजन सल्फर की आपको ओर्स मिलती हैं, ओवर फॉर्मिंग। अक्रेंस समझ लेते हैं। ऑक्सीजन जो बनाता है अबाउट 46.6% बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट, ड्राई एयर कंटेन्स 20.946% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। ऑक्सीजन मैं रिपीट करता हूं, अराउंड 46.6% बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट, और जो ड्राई एयर है, ड्राई एयर कंटेन्स 20.946% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। सल्फर जो एग्जिस्ट करता है, कैसे करता है, प्राइमरीली एज सल्फेट्स, जैसे आपका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हो गया CaSO4.2H2O। सल्फाइड्स हो गए जैसे गैलेना PbS जिसका फॉर्म होता है लेड की जो ओर है। सेलेनियम, टेलुरियम भी मेटल सेलेनाइड्स और मेटल टेलुराइड्स की फॉर्म में मिलते हैं इन सल्फाइड ओर्स। पोलोनियम अकर्स इन नेचर एज ए डिके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम। थोरियम एंड यूरेनियम का जब डिके करते हैं तो पोलोनियम एज ए प्रोडक्ट मिलता है। और जो लिवरमोरियम है वो एक सिंथेटिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। इसका इलेक्ट्रॉन इन सभी एलिमेंट्स का आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनको भी मेंडली पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग 6th A ग्रुप में और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हम किस में बोलेंगे, ग्रुप 16। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही NH2 NP4। तो ये एलिमेंट बिलोंग करते हैं P ब्लॉक में क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है P सबशेल में। इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद एटॉमिक नंबर एंड सिंबल आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिवरमोरियम। इनके एटॉमिक नंबर्स रेस्पेक्टिवली जो कि इंक्रीज कर रहे हैं टॉप टू बॉटम। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4 सेकेंड पीरियड का, 3s2 3p4 थर्ड पीरियड का है, मतलब 4s2 4p4 फिफ्थ पीरियड का है, सॉरी फोर्थ पीरियड का है, 5s2 5p4 फिफ्थ पीरियड का है, 6s2 6p4 सेवंथ पीरियड का है, क्या है, नहीं 6s2 है ना, तो 6 पीरियड का, और 7s2 7p4 सेवंथ पीरियड का। अच्छा, जिनोन में आके F का इंट्रोडक्शन हुआ है और आप देख सकते हैं जिनोन मतलब पोलोनियम में आके, ठीक है, जिनोन के साथ जिसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है, पोलोनियम में आके आपका F का इंट्रोडक्शन हुआ है। आर्गन और क्रिप्टन में 3D और 4D है रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट आपका ट्रेंड आएगा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का।
एटॉमिक रेडियाई क्या करेगी, वही नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती हैं टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज करेंगी टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव कम होगा, जेड इफेक्टिव कम होगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, उसकी वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी टॉप टू बॉटम जाने पर, बिकॉज साइज इंक्रीजेस। तो इलेक्ट्रॉन पर जो होल्ड है न्यूक्लियस का, वो टॉप टू बॉटम जाने पर कम होता रहता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम इजीली निकाल सकते हैं तो मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब आयनाइजेशन के लिए दी जाने वाली एनर्जी की वैल्यू कम होती जा रही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ट्रेंड आता है तो इंपॉर्टेंट है ये, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोल दूंगा, और ये सारी वैसे ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट है ही। बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अब हो क्या रहा है, बी से गए सी, सी से गए एन, एन से गए ओ, ऑक्सीजन ग्रुप 16 पे आ गए, साइज बहुत कम हो गया, जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई। तो अब साइज छोटा है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 है, जनरल वाला इस ग्रुप का, तो इसका हो जाएगा 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4। मतलब अगर इसका सिंबल बनाऊं, लुईस सिंबल की बात कर रहा हूं, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड प्रेजेंट हैं। तो अगर एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, ऑलरेडी इतनी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अराउंड है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अराउंड प्रेजेंट है, आप ऐसे कहेंगे कि इसके चारों तरफ एक वॉल टाइप में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, तो नेगेटिव 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 चारों तरफ दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन आया, वो इस नेगेटिव नेगेटिव को देख के अट्रैक्ट होगा, रिपेल करेगा, डेफिनेटली रिपेल करेगा। तो इस फिर भी जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो तो ऐड करना चाहता है ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो, तो इट हैज अ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर। अगर हम ये देखें कि ऑक्सीजन और सल्फर में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए इजी होना चाहिए, और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने पर, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर इसमें से जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए उसका अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, मतलब इसकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इसकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर से कम है, सल्फर इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, जबकि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है। उसका रीजन ये है कि सल्फर का साइज थोड़ा बिगर है, बिगर इन साइज, बिगर इन साइज, तो डिफ्यूजन अच्छा है, स्पेस ज्यादा मिल जाता है इलेक्ट्रॉन को आने के लिए। तो इसका जो ऑर्डर देखा जाएगा, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, ध्यान से समझिए। सबसे देखो होना क्या चाहिए था ऑर्डर, मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ ऑर्डर की, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए थी ऑक्सीजन की, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम। बट ऑर्डर जो मिला वो क्या मिला, ऑक्सीजन हटके सबसे पीछे चला गया, मतलब सबसे कम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी, ऑक्सीजन की। और एक बार अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया, फिर से आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कराने जा रहे हो, तो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इस इलेक्ट्रॉन को ऐड होते टाइम एनर्जी रिलीज भी नहीं होती, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हो जाती है वैल्यू। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी बदल जाती है। तो ध्यान रखिए, ऑक्सीजन देन पोलोनियम, बाकी पूरा ऑर्डर सेम है, जो आगे ऑक्सीजन आता वो हट के सबसे पीछे चला गया, बस ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो आपको बताइए, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज करती है, साइज इंक्रीज करता है। और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलुरियम, देन पोलोनियम। अब आप कहेंगे सर इसको कैसे याद रखें, इसकी भी ट्रिक, जैसे बने हुए निमोनिक्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, इसको सिंपल याद रखेंगे कैसे, उससे उससे टेपो, थोड़ा इंग्लिश में लिखते हैं, उससे टेपो, थोड़ा तोड़ के लिखते हैं, उस से टेपो, ऐसे ऐसे याद रखेंगे। उससे ऑक्सीजन, एस से सल्फर, सेलेनियम, देन टेपो का टेलुरियम और इसका पोलोनियम।
हो गया। ये ट्रिक्स हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हमें याद रखना है, ठीक है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिक्रीज़ कर रही है? टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ और बॉटम टू टॉप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज डिक्रीज़, टॉप टू बॉटम मेटालिक करैक्टर, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज़ और टॉप टू बॉटम मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़, नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीज़। रिपीट कर देता हूँ, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है, मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ करता है और जो आपका क्या है नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीज़ करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में वही ऑक्सीजन जिसका सिंबल O है और सल्फर जिसका सिंबल S है, ये नॉन मेटल्स हैं। सेलेनियम और टेलुरियम ये हमारे मेटलॉइड्स में आ जाते हैं, सेलेनियम और टेलुरियम। और जो पोलोनियम है, जैसे बिस्मथ एक मेटल था ग्रुप 15 में, उसी तरीके से पोलोनियम कंसीडर कर लिया जाता है एज ए मेटल। तो वहीं से ऑक्साइड्स भी पता लग जाते हैं। जनरली इनके ऑक्साइड्स एसिडिक होंगे और टॉप टू बॉटम जाने पर जो ऑक्साइड्स हैं एसिडिक नेचर उनका डिक्रीज होता है और बेसिक नेचर इंक्रीज होता है, तो पोलोनियम का ऑक्साइड बेसिक आ जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में समझेंगे वो चीजें। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं, ये फिर से इंपॉर्टेंट बात आ गई है क्योंकि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 है, तो ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे O2- जैसे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, या 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, या चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे P के, और या फिर P और S के मिलके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। जो बहुत कॉमन होती है वो +4 और +6 होंगी, जिस वजह से इनका रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिसाइड होगा। स्टेबिलिटी जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की है वो टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज करती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो रहा है तो O2 नेगेटिव बहुत इजीली बन जाएगा, बट PO2 नेगेटिव नहीं बनेगा। समझने वाली बात क्या है कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनने की ईज ऑफ फॉर्मेशन टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज हो रहा है। उसका रीजन ये है कि टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। स्टेबिलिटी जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की है वो मूविंग टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है, बट +4 की इंक्रीज कर रही है। वही रीजन आ जाता है, +6 और +4 में कितने 2 यूनिट का डिफरेंस है, उसका रीजन वही है, रिलक्टेंस ऑफ S इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ D एंड F ऑर्बिटल्स। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट। +4 एंड +6 यहाँ पर ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। किस केस में? देखो मैंने कहा 2024 में क्वेश्चन आया, यहीं से क्वेश्चन आया। मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमें ये रीड करना चाहिए कि क्वेश्चन पूछा तो गया है। कई बार हमें क्वेश्चन का तो पता रहता है, क्वेश्चन समझ भी आ जाता है, पर ये नहीं पता लग पाता क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, कहाँ से पूछा गया है, किस तरीके से इसका आंसर करना है, हमें कौन सी टेक्निक का यूज करना है, हमें टाइम सेवन टेक्निक लगानी है या एलिमिनेशन टेक्निक लगानी है, या क्वेश्चन को सॉल्व करना है पूरा, किस टेक्निक का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सारी चीजों का कंबाइंड आपका रिजल्ट का आउटपुट होता है। समझ रहे हो? सारी चीजों का कॉम्बिनेशन कि आपने कौन कौन सी टेक्निक्स लगाई, आपने किस तरीके से क्वेश्चन में अप्रोच लगाई, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपने नेगेटिव मार्किंग तो ज्यादा नहीं कर दी। आपको सबसे पहले तो ये कंट्रोल करना होता है एग्जाम के टाइम में जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, और जैसे आपके एग्जाम में है कि हम उसको कंट्रोल करें। हमें नेगेटिव मार्किंग मैं कहूँ जिनमें क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्हें अटेम्प्ट कम करना है। हमें तुक्का नहीं लगाना है बहुत ज्यादा, क्योंकि कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तुक्के से नहीं होते। ओके, 10 में से अगर एक क्वेश्चन तुक्के से सही हो गया तो 9 तो गलत है, और 9 गलत होने का मतलब आपके मार्क्स नेगेटिव हुए हैं। मतलब जितनी आपने मेहनत करी थी क्वेश्चंस के मार्क्स को पॉजिटिव करने में, वहां पर आपने 9 क्वेश्चंस तो नेगेटिव कर दिए एक तरीके से। ओके, तो क्वेश्चन का काउंट भी कम हो रहा है और मार्क्स भी कम हो रहे हैं। तो ये चीज सबसे कंट्रोल करने वाली चीज है एग्जाम टाइम में। इस प्रेशर को सबसे ज्यादा हैंडल करना है। बस ये नहीं लगना चाहिए हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। अगर ऐसा हुआ तो हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए चले जाते हैं, और फिर क्या होता है, हम मिस्टेक्स कर देते हैं सिली, बट लगता है कि क्वेश्चन हमें आता है,
आते हुए भी हम उसको गलत कराते हैं। तो ये छोटी-छोटी अप्रोचेस हैं जिन्हें हमें ध्यान देना है। चलिए आते हैं वापस टॉपिक पे। +4 एंड +6 यहाँ पर बहुत कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। एनोमलस बिहेवियर वही सेकंड पीरियड के एलिमेंट का ऑक्सीजन का जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाला होता है। जनरल ना बोल के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलूँगा 2s2 2p4। ये ऐसा क्यों है वो आपको पता ही है। 2d पॉसिबल नहीं है, एटॉमिक साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हेड ऑफ द ग्रुप है ये। देखिए स्मॉल साइज सबसे पहले, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, तो ये अपनी कोवैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकते। और नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। यहाँ पर थोड़ी ट्रेंड्स आएंगे और देखो यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो समझिए। ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, वो क्या बनाते हैं? हाइड्राइड्स बनाते हैं ऑफ H2E टाइप के, मतलब H2O, H2S, H2SC, H2TE, H2PO, इस टाइप के। नीट 2019 और AIPMT 2014 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। एसिडिक करैक्टर जो होगा हाइड्राइड्स का वो इंक्रीज करेगा और थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्राइड्स की डिक्रीज करेगी जब आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है साइज में और बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। टॉप टू बॉटम जाने पर बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज करेगी बिकॉज साइज इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी और एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होगा। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर नोट करिए। सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल है H2O, फिर H2S, फिर H2SC, फिर H2TE, फिर H2PO। ये स्मॉल o आएगा, ठीक है, स्मॉल o, H2PO। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि एक कॉमन ऑर्डर है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। H2PO सबसे कम थर्मली स्टेबल और H2O सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल। रीजन सिर्फ एक ही है, साइज बढ़ता है टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। बॉन्ड एंथैल्पी, साइज बढ़ता है तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। एसिडिक करैक्टर की अगर बात करें तो एसिडिक करैक्टर देखिए वही सेम, इसका रिवर्स ऑर्डर। सबसे जल्दी कौन रिलीज कर देगा? H, वो करेगा H2PO, H2PO स्मॉल o है। और सबसे देर में H2O, H2O के अंदर को तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एसिडिक करैक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया H2PO, H2TE, then H2SC, then H2S, then H2O। H2O का सबसे कम एसिडिक करैक्टर और H2PO का सबसे ज्यादा। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन देख लेते हैं O2। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑक्साइड्स बनाते हैं दो टाइप के, EO2 एंड EO3। EO2 एंड EO3 कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। जैसे सल्फर के ऑक्साइड्स SO2 बन जाता है और SO3 बन जाता है। यहाँ पर E जो है वो ऑक्सीजन नहीं है, ध्यान रखना। E क्या है? सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। क्लियर? ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन दो अलग ऑक्सीजन और तीन अलग ऑक्सीजन के साथ, इतनी ज्यादा एलोट्रोपी नहीं है ऑक्सीजन के अंदर, इतनी ज्यादा कैटिनेटिंग पावर नहीं है ऑक्सीजन के अंदर। तो ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर गैसेस, जबकि जो SCO2 है, सेलेनियम डाइऑक्साइड, वो सॉलिड है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की अगर बात करें डाइऑक्साइड की तो वो डिक्रीज करती है SO2 जब आप TeO2 मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, और SO2 रिड्यूसिंग है जबकि TeO2 रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है तो TeO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज कर रहा है और रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज कर रहा है टॉप टू बॉटम। SO2 हो जाएगा रिड्यूसिंग और TeO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा और खुद का रिडक्शन कर लेगा। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन समझते हैं। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स कुछ इस टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे EX6, EX4, EX2, इस टाइप के हैलाइड्स ये बनाते हैं। एग्जांपल्स जैसे टेट्राफ्लोराइड्स की अगर बात करें तो उनमें SF4 एक गैस है जबकि SeF4 एक लिक्विड है और नीचे जाते जाते वो लिक्विड से सॉलिड हो जाता है TeF4 में। ये फ्लोराइड जो है इनके sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। SF4 की अगर हाइब्रिडाइजेशन आप देखें sp3 है
वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जो हम केमिकल बॉन्डिंग में कवर कर चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी शेप भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कुछ इस टाइप की इसकी शेप होगी जिसको हम सी सॉ बोलते हैं, जिसके अंदर एक लॉन पेयर प्रेजेंट होगा, जिसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। सी सॉ में जो आप देखेंगे, इसमें टीबीपी ज्योमेट्री में आपको ये पता है ये ज्योमेट्री टीबीपी है, बट शेप सी सॉ है। सी सॉ एक झूला होती है, उसके अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, राइट। एक बच्चा यहाँ बैठ सकता है, एक बच्चा यहाँ, ऐसे झूलते थे ना पार्क में। ओके, पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर 2 फ्लोरीन जो ये हैं, जो पर्पल कलर से मैंने शो करे, और 2 फ्लोरीन है जो मैंने ग्रीन से, और एक लॉन पेयर जो मैंने ग्रीन से शो किया। तो जो हमने पर्पल कलर से किए हैं ये एक्सियल पोजीशन होती है, और जो ग्रीन वाले हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल। अब ये लॉन पेयर इक्वेटोरियल पे इसलिए किया है क्योंकि अगर वो एक्सियल पे होता तो एग्जैक्टली ये कुछ इस तरीके से, ये हमारा प्लेन और इसके ऊपर फ्लोरीन, इसके नीचे, तो वो 90 पे हो जाता, 90 पे। तो ये वाला जो एंगल होता है 90 होता। अब होगा क्या, 90 पे अगर वो होगा तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा। बट अगर मैं इस एंगल की बात करूं जो वो इक्वेटोरियल पर है, अगर मैं इस एंगल की बात करूं जो वो इक्वेटोरियल पर है, इस एंगल की, तो वो एंगल हमारा अराउंड 120 या जो भी उससे कम ज्यादा थोड़ा बहुत, जो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन है, तो 90 से ज्यादा है, मोर देन 90 है, जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस कम होंगे। चलिए पॉइंट पे आते हैं वापस। इस वजह से यहाँ पर जो लॉन पेयर्स आएंगे, नेक्स्ट वाले जो आएंगे, वो पहले इक्वेटोरियल पे आएंगे, फिर एक्सियल पर जाते हैं। तो यहाँ पर SF4 एक गैस है, SCF4 एक लिक्विड है, TeF4 एक सॉलिड है, और ये जो फ्लोराइड्स हैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर्स है, इसकी ज्योमेट्री सीसो टाइप की शेप है, एक लॉन पेयर ने ऑक्यूपाई किया इक्वेटोरियल पोजीशन, और ज्योमेट्री इज आल्सो लाइक व्हाट टीबीपी, बट शेप क्या है, सीसो। ठीक है, तो ज्योमेट्री के अंदर जो शेप है वो सीसो है, ध्यान रखना। आई होप यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। सो यहां पर इन पॉइंट्स को क्लियर होने के बाद अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखेंगे हमारे नीट के पीवाईक्यूज। आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, एंड आई होप सो मैं आपको प्रॉपरली ऑडिबल होऊंगा। ठीक है, एक बार क्विकली रिप्लाई कर दीजिए चैट बॉक्स में। अब जो है, मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने माइक्स को म्यूट रखिए, सो दैट हम सेशन को स्मूथली रन कर सकें, और चैट बॉक्स में सभी एक्टिव रहिए, क्विकली रिप्लाई करना है। अब हम डिस्कस करेंगे नीट के पीवाईक्यूज और कुछ अदर क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, बट ध्यान ये देना है आपको कि क्वेश्चंस का रिप्लाई मोस्टली स्टूडेंट्स को चैट बॉक्स में करना है। फिर उसके बाद जो भी आपके डाउट्स रह जाएंगे, लास्ट के 10 मिनट्स में हम वो डिस्कस कर लेंगे, और आप अपने डाउट्स को चैट बॉक्स में भी सेंड कर सकते हैं, ताकि जो भी डाउट्स अगर चैट बॉक्स के थ्रू मैं सॉल्व कर पाऊंगा तो वो मैं चैट बॉक्स में सॉल्व कर दूंगा, अदरवाइज वो मैं आपको लास्ट के 10 मिनट्स में समझा दूंगा। ठीक है एवरीवन, तो चलिए देखते हैं जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। रिक्वेस्टिंग टू एवरीवन, अपने माइक्स को म्यूट रखिए सभी, सो दैट वी कैन रन द सेशन स्मूथली। और इसके बाद हमारे नीट पीवाईक्यूज के डिस्कशन के बाद आपकी फिजिक्स की क्लास भी स्टार्ट होगी। ओके, हमारे केमिस्ट्री के सेशन के एंड होने के विद इन 5 मिनट्स के अंदर आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी एक्टिव रहिए, अपनी नोटबुक्स को साथ रखिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व कर सके। थ्योरी से ही सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बाहर से नहीं है, सिर्फ हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट को और उसके बाद क्वेश्चंस लगाने हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास डीपीपी और पीवाईक्यूज आ चुके हैं, उन्हें भी अटेम्प्ट करना है आपको। तो देखिए, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, जो कि हमारे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम है, वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं। कहा H2O का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, फिर H2TE, फिर H2SC और सबसे कम H2S का। हमने एक चीज देखी है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करने के साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है, ये हमें पता है। बट एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो H2 के अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए था वो कुछ एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये होना चाहिए था, बट H2 सबसे आगे चला गया। उसका कारण है कि इसके अंदर आ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
जिसने सारे जो मॉलिक्यूलर मास वाला फैक्टर है उसको हटा के इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा कर दिया। बट H2TE का ज्यादा है ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर मास, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर मास। जरा देख लेते हैं स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2O का सबसे on the basis of molecular mass, H2O is expected to have lower boiling point than the other members of the group. ये तो होना चाहिए था, but due to the presence of extensive hydrogen bonding in H2O, it has higher boiling point. बिल्कुल ठीक है, पहला ऑर्डर भी ठीक है और उसके एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही ट्रू है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मैच कर रहा है। करेक्ट आंसर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन ए। स्टेटमेंट 1 फॉल्स नहीं है, स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है। एक्सपेक्टेड ये था, हम एक्सपेक्टेड ये कर रहे थे, बट ऑब्जर्व वो हुआ, उसका कारण क्या है? यही तो एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट की फॉर्म में ना देके ऑर्डर देके पूछा जा सकता है। इज इट द करेक्ट ऑर्डर लाइक दैट? तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन ए। ना तो बी है, ना सी है, ना डी है। सॉल्यूशन देखें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि H2O का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। आपको सभी को पता है H2O, अमोनिया, HF, इनमें क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। उसके अलावा आपको जनरल ट्रेंड फॉलो करना है कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। H2TE कम नेक्स्ट ड्यू टू हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आई कैन सी बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव नहीं है चैट बॉक्स में। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, सभी अपने क्वेश्चंस का जो भी आपके माइंड में आंसर आता है या तो गलत होगा या सही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा ना। तो अभी एग्जाम में तो नहीं बैठे हो, गलती हाँ आप कर सकते हो, वहां की गलती भारी पड़ेगी, यहाँ की गलती उतनी भारी नहीं है। यहाँ की गलती से आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ आप मिस्टेक करोगे, वही आप एग्जाम, मिस्टेक्स जितनी हम करते हैं वो हमेशा हमें याद रहती हैं। तो इसलिए अगर आप यहाँ मिस्टेक कर लोगे तो आपको याद रहेगा, और अगर वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया किसी और फॉर्म में या किसी और तरीके से उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया, तो आपको याद रहेगा कि हाँ यहाँ पर मैंने मिस्टेक करी थी, तो अब मुझे इसका सही आंसर करना है। तो इसलिए आप जितना पॉसिबल हो सके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए मेरे साथ और चैट बॉक्स में रिप्लाई करते रहिए। चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी क्वेश्चन था ये, एकदम से हमारे कॉन्सेप्ट से आया एनसीईआरटी के। क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया है, अमंग ग्रुप 16 एलिमेंट्स, फिर से ग्रुप 16 का क्वेश्चन है, विच वन डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अटेम्प्ट क्या हुआ है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ऑक्सीडेशन स्टेट का जो ट्रेंड देखा था उसमें ये लाइन मैंने लिखी हुई थी, और आप समझिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ये भी। कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है, देन सेलेनियम आता है, देन टेलोरियम आता है, देन पोलोनियम आता है। इनकी जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स थी वो भी हमने देखी हुई थी, -2 +2 +4 +6। जनरली +4 +6 ज्यादा शो करते हैं। अब आप मुझे बताइए -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा एलिमेंट शो नहीं कर सकता? डेफिनेटली ऑक्सीजन तो करता ही करता है, सेलेनियम, टेलोरियम भी कर सकते हैं, बट पोलोनियम नहीं करेगा। पोलोनियम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। ये तो मेटल है, और मेटल्स जनरली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेटल्स बेसिक होते हैं मेटल के ऑक्साइड नेचर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? डेफिनेटली ऑप्शन डी, पोलोनियम डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। गुड आंसर्स, आई कैन सी इन द चैट बॉक्स कि आप आंसर्स का रिप्लाई कर रहे हैं। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पोलोनियम। पोलोनियम जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। उसके कई कारण हैं। एक तो इसका एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा है, और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती जा रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता जा रहा था, साइज इंक्रीज होता जा रहा है। तो जो न्यूक्लियर है, वो न्यूक्लियर जो चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको पुल करने की जो टेंडेंसी है वो कम होती जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोलोनियम। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ है क्वेश्चन, कौन से ईयर में आया हुआ है? 2022 में। कहाँ से आया हुआ है? अभी भी देखो, जो अभी हमने 2024 में जो क्वेश्चन किया रिपीट हुआ ना, बिल्कुल एग्जैक्टली रिपीट हुआ है। समझिए ध्यान से, 2024 में हमने जो क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था,
बस वहां पे दूसरे तरीके से स्टेटमेंट्स लिखी हुई थी और यहाँ पे कुछ अलग तरीके से स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, बट कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है। मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ, इन पीवाईक्यूज को करने का मोटिव यही होता है, कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाते हैं, और हमें रेलेवेंसी पता लग जाती है कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वहां से क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। और उसके अलावा अगर वो टॉपिक रिपीट हो जाता है और हम यहाँ पर मिस्टेक कर लेते हैं या इसको सही कर लेते हैं तो हमें चीजें याद रहती हैं, चीजें याद रहती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और मैं देख रहा हूँ कि चैट बॉक्स में आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स, कौन से ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं? ग्रुप 16 के। इंक्रीजेज इन द ऑर्डर, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बताया H2TE का, उससे कम H2SC का, उससे कम H2S का और सबसे कम H2O का। तो ये तो जनरल ऑर्डर है जो हम एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर रहे थे कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा और आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। बट ये ऑर्डर थोड़ी होता है, ऑर्डर क्या होना चाहिए? H2TE का हमें पता है सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर H2SE का होना चाहिए, फिर H2S का होना चाहिए, बट H2O का सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसका कारण ये है ड्यू टू, बताइए क्या कारण हो सकता है? H2O का सबसे ज्यादा क्यों हो जाएगा? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे होंगे, कुछ नहीं है, समझिए ध्यान से। मान लीजिए ये हमारे पास क्लासरूम है, ठीक है? अभी एक गेम होना है। सपोज करिए यहाँ क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं 3 स्टूडेंट लेता हूँ, 2 ही लेता हूँ, ए और बी। एक गेम होना है, मुझे इनमें से एक स्टूडेंट चाहिए कोई, वो साइंस का गेम है। अब ए स्टूडेंट को तो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है, बट बी स्टूडेंट को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो चारों आते हैं। गेम किसका है? साइंस का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब कुछ पूछा जाएगा। आप मुझे बताइए मैं कौन से स्टूडेंट को लेना प्रीफर करूंगा? कौन से स्टूडेंट को? स्टूडेंट ए या स्टूडेंट बी? डेफिनेटली मैं स्टूडेंट बी की तरफ जाऊंगा। अगर मैं स्टूडेंट बी की तरफ क्यों गया? क्योंकि इसमें अंदर ज्यादा क्वालिटीज है। आप समझिए, दो ही कॉन्सेप्ट है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट, मैं कहूंगा बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। या फिर मैं कहूंगा बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच बॉन्डिंग के। जितनी ज्यादा एच बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा। अच्छा, एच बॉन्डिंग एक्चुअली में करती क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है क्या? बॉइलिंग पॉइंट में होता क्या है? हम हीट करते हैं किसी सॉल्यूशन को, तो जिस टेम्प वो वेपर्स बनाता है। वेपर्स कैसे बना रहा है? यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे से अटैच्ड है, उनके बीच में कुछ फोर्सेस हैं, हम हीट कर रहे हैं तो वो फोर्स क्या हो रहे हैं? ब्रेक डाउन हो रहे हैं, वो मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो रहे हैं और ऊपर जाके अलग अलग इस फॉर्म में हमें मिलते हैं। वेपर फॉर्म में ज्यादा रैंडम मोशन होता है। आप समझिए, जैसे ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है उसे ये हम उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कह देते हैं। बट इन मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स कम हुआ, एक तो ये भारी हो गई मतलब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो गया तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और अगर इनके बीच में फोर्स ज्यादा स्ट्रांग हो गया, अगर मैं कहूं ये हमारे 2 मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरे केस में ये 2 मॉलिक्यूल हैं, इनको तोड़ने के लिए मान लीजिए मुझे एक्स अमाउंट देना पड़ रहा है और इसको तोड़ने के लिए मुझे वाई अमाउंट देना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि एक्स कम है और वाई ज्यादा है। वाई ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। अगर फोर्स स्ट्रांग हो रहे हैं उनके बीच की जो इंटरेक्शन अगर वो स्ट्रांग हो रही है तो हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा देर तक उसको बॉईल करना पड़ेगा, तब जाके बॉइलिंग पॉइंट आएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो H2O है उसने ओवरकम कर लिया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो मॉलिक्यूलर मास को ओवरकम कर रहे हैं। प्रीडोमिनेटली हम बॉन्डिंग वाला पार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पर इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गई, यहाँ पर क्या हो गई? इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गई। तो ये बी वाला स्टूडेंट हो गया एक तरीके से, जिसके अंदर दोनों चीजें। इसके अंदर क्या है? इंटरेक्शन स्ट्रांग इतनी हो गई कि उसने क्या किया? सबसे ओवरकम कर लिया और हमने इसको चूज किया सबसे पहले। तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उसके बाद H2TE क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी थी मॉलिक्यूलर मास वाली, फिर इनका मॉलिक्यूलर मास कम हो रहा है H2SC और H2S, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट H2S का। स्टेटमेंट 2 कह रही है तो हमारा ये तो हो गई फॉल्स, ये ट्रू नहीं है, इनकरेक्ट है।
H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम नहीं होगा, इस ऑर्डर में H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, मतलब वो यहाँ आना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास। ये बात ठीक है कि बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, बट इस केस में बॉइलिंग पॉइंट में हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट भी देखना है। ठीक है, आई होप अभी समझ में आ गया होगा सबको। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स है ही है, बट इस केस में इन हाइड्राइड्स के लिए उसने बोला अगर यही फॉल्स है तो ये तो फॉल्स हो ही गई, फिर इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि इन हाइड्राइड्स में H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हुआ। ना स्टेटमेंट 1 सही, ना स्टेटमेंट 2 सही। ये ट्रू है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है जनरली विद इंक्रीज इन विद इंक्रीज इन मोलर मास, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H2O का बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। तो जो करेक्ट ऑर्डर होगा, अगर मैं आपको लिखवाऊं, आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ध्यान समझिए, मतलब कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर होना चाहिए H2S का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद H2SC, उसके बाद H2TE और उसके बाद H2O। तो एक्सेप्शनल जो पार्ट है वो H2O है, जिसका सिर्फ एक ही कारण है, एक्सटेंसिव और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सटेंसिव और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ये रहा क्वेश्चन। कहां पर आया है क्वेश्चन? क्वेश्चन आया है नीट 2019 के एग्जाम में। क्या है क्वेश्चन? विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी, हीट करने पर जो स्टेबल है, हीट के प्रति जो स्टेबल है, H2E पूछा हुआ है, मतलब ग्रुप 16 के क्वेश्चन है ये भी, ग्रुप 16 का। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये H2E है, मतलब H2O होगा, H2S होगा। इनको मैं अरेंज कर देता हूँ टॉप टू बॉटम। जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, उस तरीके से मैं इनको अरेंज कर रहा हूँ। H2S, H2SE, H2TE, H2PO। बताइए क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन ABCD। टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, मतलब बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज होगी, मतलब बॉन्ड की जो एनर्जी है वो डिक्रीज होगी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी। अगर ऑक्सीजन से हम पोलोनियम की तरफ मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है? कम होती जाती है, मतलब कम एनर्जी देनी है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेज एटम। उसी तरीके से यहाँ पर भी H2PO के केस में कम हीट करना है, जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी कम है। तो क्या ऑर्डर होना चाहिए? जनरल ऑर्डर होना चाहिए। थर्मली कौन सबसे ज्यादा स्टेबल? H2O, उसके बाद H2S, उसके बाद H2SC, उसके बाद H2TE और उसके बाद H2PO। करेक्ट आंसर, सभी ने अच्छा रिप्लाई किया, वेरी गुड। सॉल्यूशन देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जनरल ऑर्डर है एकदम। जैसे ही आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ, थर्मल स्टेबिलिटी H2E टाइप के कंपाउंड्स की डिक्रीज कर रही है। सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल, हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल H2O और लीस्ट स्टेबल H2PO। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था, जनरल ऑर्डर था। तो सिंपल है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इन हाइड्राइड्स की ऑक्सीजन फैमिली की डिक्रीज होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाइड्राइड्स की ऑक्सीजन फैमिली की डिक्रीज होगी, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। तो करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड आ रहे हैं? नहीं। क्या क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बाहर आ रहे हैं? अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखा है जो प्रीवियस ईयर में आया हो और यहाँ पर जो हमने अटेम्प्ट किया हो और क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बाहर है। सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स के अंदर से ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से रीड करिए। 4 स्टेटमेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 स्टेटमेंट और हमें चारों ही रीड करनी होंगी। इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए चलना है, टाइम सेविंग टेक्निक वही है इसमें। क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है? तो मेल्टिंग पॉइंट, अगर ये क्वेश्चन ग्रुप 15 से, ग्रुप 15 के यहाँ पे सारी स्टेटमेंट्स ग्रुप 15 से रिलेट करी गई हैं। आपको पता ही है जो ग्रुप 15 है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और
बिस्मथ। मैं लिख भी देता हूँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, नया पुराना सब बिकेगा। टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है। बिस्मथ तो एक मेटल होता है। उसके अलावा अगर बात करूं इनके ऑक्साइड्स की, तो जनरली नाइट्रोजन फॉस्फोरस के ऑक्साइड एसिडिक, आर्सेनिक एंटीमनी के आपके एम्फोटेरिक और बिस्मथ के तो बेसिक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है, नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, सारी चीजें समझिए। कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फोरस इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब फॉस्फोरस को मेल्ट करना इजी है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है, N2 जो कि N ट्रिपल बॉन्ड N होता है एग्जैक्टली, हाईली रिएक्टिव, वाइल P4 इज इनर्ट। P4 जिसमें सिंगल बॉन्ड है, P4 जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, PP टाइप का, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल, यहाँ पे सिंगल, तो कौन सा इनर्ट होना चाहिए? क्विकली मैंने बताया था आपको, नाइट्रोजन शोज हायर टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन देन फॉस्फोरस। अब हम मार्क करते हुए चलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फोरस इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, गलत बात है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, तो नाइट्रोजन से फॉस्फोरस की तरफ मूव करने पर मेल्टिंग पॉइंट फॉस्फोरस का ज्यादा होना चाहिए और नाइट्रोजन का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो पहला गलत हो गया, हमें ट्रू वाली बतानी है। नेक्स्ट है N2 इज हाईली रिएक्टिव, N2 तो इनर्ट है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये इनर्ट होता है नेचर में N2 मॉलिक्यूल, ये भी गलत हो गया। P4 रिएक्टिव होता है सिंगल बॉन्ड के साथ। थर्ड कह रहा है नाइट्रोजन शोज हायर टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन देन फॉस्फोरस, गलत बात। नाइट्रोजन तो छोटा सा एटम है, लॉन पेयर भी प्रेजेंट है, दूसरा नाइट्रोजन, और कितने नाइट्रोजन से जुड़ेगा ये, नहीं, जबकि P4 बना रहा है, नाइट्रोजन N2 बना रहा है, तो किसके अंदर टेंडेंसी ज्यादा हुई कैटिनेशन की, कैटिनेटिंग पावर फॉस्फोरस की ज्यादा हुई, तो सी भी गलत हो गया। कह रहा है NN इज वीकर देन PP, NN इज वीकर देन PP, तो कौन सा गलत हुआ कौन सा सही हुआ बताइए। NN इज वीकर, ऑप्शन A, B, C या D, दोबारा देख लेते हैं, ऑप्शन A, B, C, D। NN आप देख सकते हैं, जो N सिंगल बॉन्ड N है और जो P सिंगल बॉन्ड P है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, आंसर से समझते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, वेरी गुड, ऑप्शन डी वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फॉस्फोरस का हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा ड्यू टू बिगर साइज देन नाइट्रोजन। फॉस्फोरस का क्या होगा, हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा, किसकी वजह से, ड्यू टू बिगर साइज देन नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, साइज बढ़ गया। बी, ऑप्शन ए में तो हो गया फॉस्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा बिगर साइज की वजह से। बी क्या है, ऑप्शन बी, नाइट्रोजन इनर्ट है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड एंड हैज अ लोअर कोवेलेंस ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, एब्सेंस है वहां पर डी ऑर्बिटल्स की। सी क्या है, नाइट्रोजन एटम इज स्मॉलर, देयर इज अ ग्रेटर रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम्स, thereby weakening the n bonds. Hence नाइट्रोजन shows lesser tendency of catenation than phosphorus. अब क्योंकि n और सिंगल बॉन्ड n की अगर बात करें तो यहाँ पर छोटा सा एटम है, रिपल्शन ज्यादा है, यहीं से डी का भी आंसर हो गया कि nn वीक हो जाएगा pp से। ये अनस्टेबल है, nn वीक है, अनस्टेबल है, जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा किससे, pp से। उसका कारण ये है कि छोटा एटम है, साइज कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम्स, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा रहेंगे, ग्रेटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड हो जाता है वीक। जबकि नाइट्रोजन जो है वो क्या करेगा, नाइट्रोजन शोज लेस टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन देन फॉस्फोरस, इसी वजह से ज्यादा नाइट्रोजन एटम्स नहीं जुड़ते आते हैं और एन ट्रिपल बॉन्ड एंड बना के रह जाता है, जबकि फॉस्फोरस P4 तक चला जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा जो कि ट्रू है। बाकी ऑप्शन ए बी सी की करेक्ट ये लिखी हुई है और इनकरेक्ट है वो ऑप्शंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी। आई कैन सी मोस्टली स्टूडेंट्स आर आंसरिंग इन द चैट बॉक्स। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी रिप्लाई करिए चैट बॉक्स में। क्लियर हुआ एकदम क्वेश्चन कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, एन एन इज वीकर देन पीपी, ये बिल्कुल ट्रू है। ये नहीं सोचना उसने एन ट्रिपल बॉन्ड एन की बात नहीं करी है, उसने एन एन बॉन्ड की और पीपी बॉन्ड की बात करी है और कहा है कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है, तो पीपी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है एन एन बॉन्ड से। मूव करें नेक्स्ट पर, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन बी इन्वॉल्व इन पी पाई डी पाई, कौन सा एलिमेंट
पी पाई डी पाई में इन्वॉल्व हो सकता है। अब इनमें से कुछ एलिमेंट तो सेकंड पीरियड के हैं। अब मैं देखो, जो एलिमेंट दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेगा तो मैं उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मैं ये मान के चलूंगा कि वो भी सेकंड पीरियड का है, मतलब उसके पास वो अपना पी ऑर्बिटल यूज करेगा बाई बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। अब हमारे इन ऑप्शंस में से किसके पास डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है? तो कार्बन सेकंड पीरियड का, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का, फॉस्फोरस नाइट्रोजन की फैमिली में थर्ड पीरियड का, और बोरोन आपका ग्रुप 13 सेकंड पीरियड का। तो सेकंड की पीरियड के पास 2D नहीं होता, 2D नहीं है, D नहीं है, 3 में तो 3D है, 2D नहीं है। अब जिनके पास D नहीं है तो डी पाई बॉन्ड बनाने का मतलब ही नहीं होता। तो डेफिनेटली वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट ऑप्शन ए, नॉट बी, ओनली सी, नॉट डी। फॉस्फोरस एलिमेंट है जो इन्वॉल्व हो सकता है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग में। क्वेश्चन को उल्टे तरीके से भी पूछा जा सकता था। क्वेश्चन पूछ सकता था कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है जो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, और ऑप्शन चेंज करके क्वेश्चन पूछ सकता था, ठीक है। तो हमें सभी बातों पर ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन सी, फॉस्फोरस। पी कौन सी फैमिली में आता है? ग्रुप 15 निक्टोजेंस इन्हें हम बोलते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मत। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर 7, तो इसका 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। क्या पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है? नहीं। क्या याद रखना है? जनरल वाला। कौन सा? ns2, np3, जनरल वाला। सेकेंड पीरियड का है तो 2s2, 2p3। थर्ड पीरियड का है तो वैलेंस शेल का हो जाएगा 3s2, 3p3। तो अमंग ऑल द गिवन ऑप्शंस, जो कार्बन है, जो नाइट्रोजन है, जो फॉस्फोरस है एंड जो बोरोन है, ओनली फॉस्फोरस हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसके पास ही वैकेंट और नॉट वैकेंट की तो बात ही खत्म हो जाती है। बात ये भी आती है कि प्रेजेंस और एब्सेंस, क्योंकि डी ऑर्बिटल तो एब्सेंस है किसमें? जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बोरोन हो गया, सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरस में ही वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो ओनली फॉस्फोरस हैज द एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। वैकेंट नॉट वैकेंट तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या वहां पर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, बस। तो पी पाई डी पाई कौन बना सकता है? ऑप्शन सी, फॉस्फोरस एलिमेंट। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने आप को म्यूट रखिए सो दैट हम सेशन को स्मूथली रन कर सकें। जो भी डाउट्स हैं आप उन्हें चैट बॉक्स में सेंड करिए, आई विल रिप्लाई, ओके, आई विल टेक योर डाउट्स। और जो भी आप मैसेजेस आप यहाँ पर देख सकते हैं टीम की तरफ से आ रहे हैं, उसको फॉलो करिए। डीपीपीज, पीवाईक्यूज की लिंक्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, और सेशन को कुछ इस नाम से ज्वाइन करिए, आपका नाम, देन स्कूल नेम, देन डिस्ट्रिक्ट नेम, ओके, सो दैट हमारे पास आपकी कुछ इंफॉर्मेशन हो जो हमें नीड है जिसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट शो एलोट्रोपी? एलोट्रोपी कौन शो नहीं करेगा? कार्बन के एलोट्रोप जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरिन हो गया। तो एलोट्रोप जो होते हैं, एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होता है बट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। जैसे कार्बन टेट्राहेड्रली है, कार्बन टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ डायमंड की फॉर्म में। ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइ ग्रेफाइट में क्या है? प्लेनर टाइप का है, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लाइक दिस। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट एलोट्रोपी शो नहीं करेगा? नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट, बिस्मथ नाइट्रोजन फैमिली का ये, बट कौन से पीरियड में? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सभी नाइट ग्रुप 15 के ही हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंटीमनी, बिस्मथ। ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है, ये फिफ्थ पीरियड का है। यहाँ से आपको समझ में इजीली आ जाएगा, ये सिक्स्थ का है। नीचे जाते जाते मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है, बिस्मथ तो एक मेटल ही हो जाता है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज करती है। नॉन मेटेलिक करेक्टर भी डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, नॉन मेटेलिक करेक्टर भी डिक्रीज, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए? कौन सा एलिमेंट एलोट्रोपी शो नहीं करेगा? वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, वो माइक को अनम्यूट करके भी मुझे एक
प्रॉपर शाउटिंग के साथ बता रहे हैं कि क्या आंसर होना चाहिए। वेरी गुड, आई कैन सी योर जोश। बहुत अच्छा लगा मुझे इस चीज को, बट फिर भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सेशन को डिस्टर्ब ना करके हम इस पर चैट बॉक्स में ज्यादा अच्छे से रिप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मुझे आपका नाम के साथ आपकी आंसर्स दिख जाते हैं। तो चलिए, आप सभी ने आंसर किया ऑप्शन बी बिस्मथ। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। डेफिनेटली इसका आंसर बिस्मथ ना होकर क्या होगा, एलोट्रोपी। कौन सा एलिमेंट शो नहीं करेगा, वो है ऑप्शन ए नाइट्रोजन। एलोट्रोपी का मतलब कैसे है, नाइट्रोजन एलोट्रोपी शो नहीं करेगा क्योंकि एक तो इसका स्मॉल साइज है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। अभी इससे रिलेटेड ही हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, बस वो स्टेटमेंट फॉर्म में था और यहाँ एक वर्ड एलोट्रोपी जोड़ के पूछ ले गया। कौन सा एलिमेंट एलोट्रोपी शो नहीं करेगा, अपने आप से जो ज्यादा से ज्यादा नहीं जुड़ पाएगा, राइट। कैटिनेशन कम होगी और एलोट्रोपी मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आनी चाहिए उसकी। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड वीक बहुत ज्यादा है, वीक है क्यों, ड्यू टू स्मॉल साइज और हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जो इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में, और बॉन्ड डिस्टेंस बहुत कम है। तो ये तो एलोट्रोपी शो नहीं करेगा, ये एलोट्रोपी शो नहीं करेगा। फॉस्फोरस शो करता है, बिल्कुल करता है। कैसे, रेड फॉस्फोरस में मिलता है, ब्लैक फॉस्फोरस में मिलता है, व्हाइट फॉस्फोरस में मिलता है। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती हैं। जैसे कार्बन शो करता है ना, डायमंड में मिलता है, ग्रेफाइट में मिलता है, फुलरीन में मिलता है, उस तरीके से फुलरीन में मिलता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, नोट डाउन करिए। यहां पर आपने कुछ स्टूडेंट्स ने सिली मिस्टेक करी, नो प्रॉब्लम। मिस्टेक्स यहां हो तो अच्छा है, बेटर है एग्जाम में होने से। अब आप समझ गए कि अगर मैं देखूं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स, तो जो सबसे टॉप पर एलिमेंट है जो कि है नाइट्रोजन, जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना कह के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहूंगा, 2s2 2p3, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। बहुत छोटा सा एलिमेंट है और इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो एन एन बॉन्ड वैसे वीक हो जाता है, जो हम पढ़ के आए हैं पीपी बॉन्ड से। और वीक क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है, स्मॉल साइज है और हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन की क्या हो सकती है। मैं एक हिंट दे सकता हूं, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ग्रुप 15 का है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ग्रुप 15 का वो है NH2 NP3, तो इसका हो जाएगा 2s2 2p3। तो क्या 2 में D पॉसिबल है, नहीं है। तो बस अब आपको यहां से समझ में आ गया कोवेलेंसी क्या होगी, कोवेलेंसी क्या होगी इसकी मैक्सिमम। वेरी गुड आंसर्स, वेरी गुड, आई कैन सी द चैट बॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेफिनेटली ऑप्शन सी 4। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 कोवेलेंसी शो करेगा, जैसे NH4 पॉजिटिव बना रहा है, या फिर मैं कहूँ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जैसे हमारा BF3 हो गया, ये कैसा है, लुइस एसिड। और NH3 कैसा है, लुइस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो इसको डोनेट कर देता है। तो बना सकता है एक कॉम्प्लेक्स NH और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया B के साथ, BF बना दिया ना, ये लुइस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो कितने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम 4, कितनी कोवेलेंसी शो कर सकता है मैक्सिमम 4। क्या NF5 पॉसिबल है, नहीं है। क्या NCl5 पॉसिबल है, नहीं है। कारण कारण यही है कि मैक्सिमम कोवेलेंसी ये 4 ही शो कर सकता है, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, जिस वजह से ये अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता, एक्सटेंड नहीं कर सकता। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 में 1 इलेक्ट्रॉन आता है फ्रॉम s ऑर्बिटल एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं फ्रॉम p ऑर्बिटल्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स कहां से आते हैं, फ्रॉम p ऑर्बिटल्स। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा जो NH2 NP3 है, मैं कहूंगा 2s2 2p3। तो s ऑर्बिटल में वैसे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो बोरोन को दिए हैं ये नाइट्रोजन के, तो यहाँ 1 की जगह आप कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसमें, s ऑर्बिटल में। और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अवेलेबल है, बट 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली एक साथ यूज हो रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वहां पे बनता है, कैसा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि वो पेयर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका हुआ मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 शो करेगा। नेक्स्ट आ गया ये क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म कंपाउंड्स इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे PCl5,
+5 में है, ठीक है। हाउएवर बिस्मथ फॉर्म्स ओनली वन वेल कैरेक्टराइज्ड कंपाउंड इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। वो कंपाउंड क्या हो सकता है इनमें से? Bi2O5, BiF5, BiCl5 या Bi2S5। जनरली होता क्या है, टॉप टू बॉटम जाने पर, ये मैंने एक और बात बताई थी इसके बारे में, जो यहाँ पर आंसर आएगा उसके बारे में एक और मैंने बात बताई थी, कोवेलेंट और आयोनिक के लेके, राइट? अगर आपने ध्यान दिया हो, कोवेलेंट और आयोनिक को लेके एक और बात बताई थी उस कॉम्प्लेक्स के बारे में। इस हिंट को लेकर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, जो हमने थ्योरी सेशन में डिस्कस किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डेफिनेटली वेरी गुड एवरीवन, ऑप्शन बी होगा, नॉट ए, नॉट सी, नॉट डी। क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है, +3 की बढ़ती है। बट Bi और F, ये जो बिस्मथ है वो अपने अराउंड फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसको अरेंज कर लेता है और +5 में आ जाता है, और इसका नेचर आयोनिक होता है। तो देख लेते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, BiF5, द ओनली वेल कैरेक्टराइज्ड जो कंपाउंड होगा हैविंग +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, Bi का होगा BiF5। ये क्यों? क्योंकि स्मॉलर साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है सल्फर से, फिर भी सल्फर मतलब H2S ज्यादा एसिडिक है जबकि वाटर न्यूट्रल है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ग्रुप 16 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन एकदम। वाटर इज हाईली एसोसिएटेड कंपाउंड, molecular mass of H2S is more than H2O, H2S is gas while H2O is liquid, HS bond is weaker than HO bond। पता लग गया हमें तो आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? डेफिनेटली ऑप्शन डी। भाई अगर हम एसिडिक नेचर देख रहे हैं तो एसिडिक नेचर क्या होगा? H2S का ज्यादा होगा, और टॉप टू बॉटम आप देखेंगे क्या होगा बताइए? H2S का एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से H जो है वो जल्दी रिलीज हो सकता है। तो HS बॉन्ड क्योंकि वीकर है, SH या HS बॉन्ड वीकर है OH बॉन्ड से, तो H2S विल फर्निश मोर H पॉजिटिव आयंस। H2 जो S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो ज्यादा H पॉजिटिव आयन फर्निश करेगा एज कंपेयर टू H2O। उसका कारण क्या है? क्योंकि HS बॉन्ड वीकर है और HO बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आयोनिक रेडियाई इन एंगस्ट्रॉम ऑफ आर्सेनिक AS3 पॉजिटिव, एंटीमनी Sb3 पॉजिटिव, बिस्मथ Bi3 पॉजिटिव, फॉलो द ऑर्डर। क्या होना चाहिए? देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है। मतलब इन सभी का एटॉमिक साइज आप देख सकते हैं कैसे बढ़ रहा है, वो ट्रेंड पता लग गया। अब सब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गए। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आने के बावजूद भी क्या होगा? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तो नहीं हुई है, तो ऑर्डर आपको समझ में आ ही गया होगा क्या होना चाहिए। तो देख लेते करेक्ट आंसर, डेफिनेटली ऑप्शन डी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अगर मैं इनको इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज करूं तो ये N3+, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, N3- ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो N को अभी हटा देते हैं, अभी इनको ही लेते हैं जो +3 में है, आर्सेनिक AS3+, Sb Sb3+, और Bi3+। अब क्या हो रहा है? टॉप टू बॉटम जाने पर, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज। मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज। नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो क्या होगा? अभी भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तो नहीं आई, तो ये चाहे आयंस बन चुके हैं, फिर भी क्या होगा? Bi3 पॉजिटिव आयन का साइज सबसे ज्यादा होगा, उससे कम Sb3 पॉजिटिव और उससे भी कम AS3 पॉजिटिव। तो आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, जैसे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। ये ऑर्डर हम पढ़ चुके हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। Bi3 पॉजिटिव की आयनिक रेडियाई सबसे ज्यादा, उसके बाद Sb3 पॉजिटिव, उसके बाद AS3 पॉजिटिव, ठीक है। तो Bi3 पॉजिटिव सबसे ज्यादा और सबसे कम AS3 पॉजिटिव। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा हुआ है। करेक्ट ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा इजीली जो लॉन पेयर्स किसके अवेलेबल हैं?
वो ध्यान देना है उन चीजों पे। सीधा सा क्वेश्चन है। ये आपको हाइड्राइड्स दे रखे हैं ग्रुप 15 के। तो करेक्ट आंसर डेफिनेटली ऑप्शन सी होगा। नाइट्रोजन वाले जल्दी अवेलेबल हैं, जबकि स्टिबिथीन में क्या हो रहा है? स्टिबीन में ये आपका आर्सिन, ये स्टिबीन, इसमें क्या हो रहा है? SbS3 में जैसे जैसे साइज सेंट्रल एटम का इंक्रीज करेगा, लॉन पेयर जो है एक लार्जर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, डिफ्यूज ज्यादा होंगे, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम पर घटने लगेगी, जिस वजह से अगर ज्यादा स्पेस उन्हें मिल रहा है घूमने के लिए, तो उस सेंट्रल एटम पर जो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज होने लगेगी। इसका मतलब आप ये कहेंगे कि अवेलेबिलिटी कम होने लगेगी, मतलब उसकी टेंडेंसी टू डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होने लगेगी। तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है टॉप टू बॉटम, N से Sb की तरफ, नाइट्रोजन से एंटीमनी की तरफ, तो क्या हो रहा है? टेंडेंसी टू डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रही है अलोंग विद बेसिक करेक्टर। बेसिक करेक्टर भी डिक्रीज करेगा NH3 टू BiS3। ठीक है, तो NH3 ज्यादा बेसिक, देन PS3 उससे कम, ASS3 उससे कम और SbS3 सबसे कम। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। आपको मैंने रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग दोनों का नेचर बता रखा है, तो करेक्ट आंसर डेफिनेटली क्या आएगा? BiH3। BiH3 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि NH3 वीकेस्ट है। उसका कारण क्या है? जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो H को देने की टेंडेंसी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो H को देने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है, मतलब वो दूसरे का रिडक्शन इजीली कर देगा और अपना ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जबकि जो NH3 है वो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ गया? ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। द मोस्ट स्टेबल ट्राई हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन, ये भी मैंने आपको लाइन में लिखा हुआ था, इंपोर्टेंट है। मोस्ट स्टेबल ट्राई हैलाइड नाइट्रोजन का कौन सा हो सकता है? नाइट्रोजन छोटा सा एलिमेंट कौन से छोटे से एटम को अपने सराउंडिंग में रख सकता है? क्या Cl को, क्या Br को, क्या I को? नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर NF3, नाइट्रोजन का ट्राइफ्लोराइड स्टेबल है। तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने के साथ स्टेबिलिटी घटती है और NF3 ही पॉसिबल है, तो यहाँ तो स्टेरिकली बहुत ज्यादा क्राउडनेस हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। आज हमने जो अटेम्प्ट किया है वो हमने ग्रुप 15 और 16 के क्वेश्चंस देखे और कॉन्सेप्ट देखा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक है एवरीवन, सो आपको सेशन लीव नहीं करना है। विद इन 2-3 मिनट्स आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी फिजिक्स की। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टुमारो मतलब मंडे को हम डिस्कस करेंगे हमारा डे 7, उसमें हम D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स को देखेंगे। आई होप आपको जो DPPs और PYQs मिले हैं आप उन्हें प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच अगेन।